सो हेलो गाइस, नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे आप लोग का सेल का अगला यूनिट दैट इज योर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, उसको स्टार्ट करते हैं। काफी सिंपल सा इजी सा चैप्टर है, एक बार कंसेप्ट समझ गए तो सब क्लियर हो जाएगा, चाहे वो मेयोसिस हो चाहे वो माइटोसिस हो। ठीक है, सो हमें पता है कि लाइफ में, दुनिया में जो भी ऑर्गेनिज्म अपना लाइफ स्टार्ट करता है तो सिंगल सेल से स्टार्ट करता है, दैट इज सिंगल सेल जाइगोट। फादर से आएगा स्पर्म, मदर से आएगा एक, दोनों फ्यूजन होकर बनेंगे जाइगोट। ठीक है, और ये जाइगोट बाद में आपका डिवाइड करेगा और डिफरेंशिएट कर देगा अलग अलग पार्ट में। कोई लीवर बनेगा, कोई किडनी बनेगा और अल्टीमेटली आपका ऑर्गेनिज्म को गिव राइज करेगा। ठीक है, जाइगोट एम्ब्रायो बनेगा, एम्ब्रायो बनकर ऑर्गेनिज्म बन जाएगा अल्टीमेटली। सो ये लाइफ स्टार्ट हमको पता है सिंगल सेल से स्टार्ट होता है, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो। ठीक है, एंड ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। पर फिर भी हमने देखा कि ग्रोथ आपका नॉन लिविंग में भी होता है, इसलिए ये डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है चैप्टर 1 में। एंड रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ आपका ह्यूमन ऐसे होते हैं जो इनफर्टाइल होते हैं, मेल हनी भी। ठीक है, जो इनफर्टाइल होते हैं, इसलिए सो चैप्टर 1 का रिलेटेड में बात है, सो यू नो नीड टू वरी। सो कोई भी एक सेल है, वो क्या करता है, मतलब अल्टीमेटली वो क्या करेगा, सेल डिवीजन करके क्या करेगा, आपका दो सेल को अल्टीमेटली आपका गिव राइज कर देगा। तो ये पेरेंट सेल है, इसे हम कहते हैं आपका डॉटर सेल। ठीक है, डॉटर सेल। नाउ ये न्यूली डॉटर फॉर्म फिर से आपका ग्रो करेगा और आपका फिर से ये डिवाइड करेगा, ये भी फिर फर्दर माइटोसिस करके आपका डिवाइड कर देगा दो सेल में। ठीक है, नाउ इसमें वाइज सेल डिवाइड, माइटोसिस जो है, पहले बात तो माइटोसिस और मेयोसिस क्या है एक जैसा आइडिया दे देता हूं। माइटोसिस क्या है, माइटोसिस आपका इक्वेशनल डिवीजन है। क्या इक्वेशनल डिवीजन? इक्वेशनल बोलने से क्या होता है कि अगर सपोज एक डिप्लॉइड सेल है पर्सन, तो डिवाइड करके दो सेल बनाएगा और दो सेल जो बनेगा वो दोनों का दोनों डिप्लॉइड होगा, इक्वल क्रोमोसोम नंबर इक्वल होगा। सपोज इसमें अगर 46 था तो इसमें भी 46 होगा और इसमें भी 46। तो ऐसा डिवीजन को हम कहते हैं माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन। नेक्स्ट है आपका मेयोसिस। मेयोसिस जो इसे हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। क्या रिडक्शन डिवीजन? क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो जाता है सपोज। और मेयोसिस आपका दो स्टेजेस में डिवाइडेड होता है। ठीक है, मेयोसिस 1 एंड मेयोसिस 2 होता है इसमें। मेयोसिस 2 बस समझ लीजिए कि सपोज एक डिप्लॉइड सेल है, इसने पहले मेयोसिस 1 करके दो सेल बनाएगा। ठीक है, मेयोसिस 1 करके, तो ये दोनों का दोनों हैप्लॉइड होंगे, मतलब रिडक्शन डिवीजन। और फिर ये दो क्या करेंगे, सेकंड टाइप का मेयोसिस करेंगे, जिसे मेयोसिस 2 कहते हैं। दो सब स्टेज होता है। सो मेयोसिस 2 करके ये सेल दो सेल बनाएगा और ये भी सेल आपका दो सेल बनाएगा। और इसमें जो आपका क्रोमोसोम नंबर होगा इक्वल होगा मेयोसिस 1 के बाद जो दैट इज n होगा। इसमें भी n n n और n। ठीक है, इसमें भी n था। सो दैट इज मेयोसिस 1 में आपका एक्चुअल रिडक्शन आता है, जो कि हम पढ़ेंगे पूरा प्रोसेस को, बस एक बेसिक दे रहा हूं। ठीक है, और मेयोसिस 2 इज इक्वल टू योर माइटोसिस, मतलब इक्वेशनल डिवीजन। क्योंकि यहां में n है तो देखिए यहां में भी n है। तो अल्टीमेटली एक अगर डिप्लॉइड सेल आपका मेयोसिस करता है तो 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं। देखिए 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं। ठीक है, सो माइटोसिस मेयोसिस क्या है, एक जैसा एक बेसिक दे दिया, क्योंकि पूरा चैप्टर में हम इसी को तो पढ़ने वाले हैं, क्या है ये माइटोसिस और क्या है मेयोसिस। ठीक है, सो आई होप यू गॉट द बेसिक। सो नाउ अभी बात है कि सेल डिवाइड करता क्यों है, माइटोसिस जो है इक्वेशनल डिवीजन कब होगा और क्यों, मतलब व्हाट आर द कंडीशन। कुछ तो होना पड़ेगा ना, सेल जो डॉटर सेल में डिवाइड हो रहा है, क्यों होगा वो। सो एक सेकंड को मैं कर देता हूं, उसको बता देता हूं। ठीक है, तो सपोज एक सेल है, सेल है ये, सेल के अंदर में आपका न्यूक्लियस है, पकड़ो। ठीक है, सो न्यूक्लियस का काम क्या होता है, सेल को कंट्रोल करना। इट इज नोन एज डायरेक्टर ऑफ द सेल। ठीक है, सो हर सेल में एक पर्टिकुलर अमाउंट का न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक का रेशियो रहता है। ठीक है, और ये सेल अब जब ग्रो करेगा, देखो ये जब सेल ग्रो करेगा तो आपका देखो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक का रेशियो डिस्टर्ब हुआ कि नहीं। यहाँ देखो साइटोप्लाज्म कम था, इस वाले में देखो कितना ज्यादा हो गया, क्योंकि सेल ग्रो किया। सो जब भी आपका न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है तो वो सेल अल्टीमेटली आपका डिवाइड कर देगा। अब ये सेल क्या करेगा, आपका दो डॉटर सेल में इक्वली फिर से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एंड न्यूक्लियस, ताकि साइटोप्लाज्म जो आपका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो दो सेल में जाके फिर से न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो रिस्टोर्ड हो पाए। ठीक है, तो जब एक सेल ग्रो करेगा तो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म का रेशियो डिस्टर्ब होगा, उसी को मेंटेन करने के लिए आपका सेल डिवाइड हो जाता है, माइटोसिस। ठीक है, सो ये कारण था। सो और भी बहुत सारा बातें हैं जो कि हम देखेंगे इसी चैप्टर में, टेंशन लेने का बात नहीं है। दैट इज सेल डिवीजन
सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा, चाहे यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, ठीक है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन डीएनए रेप्लिकेशन होगा और सेल ग्रोथ टेक्स प्लेस करेगा, ठीक है। दैट इज कहना क्या चाहता है कि ये एक सेल है, पकड़ लीजिए आपका 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। सो अगर इसको इक्वेशनली डिवाइड करना है दो सेल में, सपोज देखो आप, ठीक है, तो यहाँ 46 और यहाँ भी 46 क्रोमोसोम है, तो टोटल कितना क्रोमोसोम हुआ? 92 हुआ ना, पर सेल में तो था 46, तो 92 कैसे हो गया डॉटर सेल में दोनों का मिला के? तो ये इसलिए हुआ गुरुजी क्योंकि ये सेल डिवाइड करने से पहले जिसमें 46 क्रोमोसोम था आपका, लेट मी तो पतला कर लेता हूं, ये जो 46 क्रोमोसोम था ना, यहाँ में ये जो डीएनए है अपने आप को जैसे इस तरीके से आपका देखो, मान लो 46 क्रोमोसोम है, मैं दो बना रहा हूं, दो क्रोमोसोम, तो ये क्या करेगा अपना डीएनए को इस तरह से कॉपी कर लेगा और इसे हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। सो 46 का कॉपी कर लेने से कितना होगा? 90 बन ही जाएगा, मतलब डीएनए कंटेंट डबल हो जाएगा। सो 92 हो गया, तो वही 46 और 46 में भाग हो जाता है, ठीक है। सो सेल डिवीजन का समय आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता है और सेल ग्रोथ तो प्लेस करेगा। एंड सेल ग्रोथ इज ए कंटीन्यूअस प्रोसेस, ये कंटीन्यूअस होता रहता है, कोई भी स्टेज ऐसा नहीं जो यहाँ होते नहीं रहेगा, ये लाए सेल ग्रोथ जो है कंटीन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। सो जितना भी ऑल दिस प्रोसेस है, चाहे वो सेल डिवीजन हो, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ हो, इट टेक्स प्लेस इन ए कोऑर्डिनेटेड वे, ताकि एक करेक्ट डिवीजन हो और जो प्रोजेनी बने उसमें आपका मतलब जो जीनोम है वो आप कंटेक्ट इंटेक्ट जीनोम जाए। मतलब क्या है कि यहाँ 46 था तो आपका यहाँ भी क्या समझेगा 46 जाए और यहाँ भी 46 जाए। कहने का मतलब क्या है कि देखिए कि कोऑर्डिनेटेड सीक्वेंस में होना पड़ेगा। पहले क्या होगा? सेल ग्रोथ होगा, ठीक है, बाद में जो डीएनए रेप्लिकेशन होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होकर तो इक्वल में डिवाइड होगा, ये कोऑर्डिनेटेड वे में होगा। मान लो आपका डीएनए रेप्लिकेशन हुआ ही नहीं और सेल ग्रोथ होकर डिवीजन हो गया, तो क्या हो जाएगा? 46 था, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ ही नहीं तो एक में 46 चला गया और एक सेल में क्या होगा? कुछ जाएगा ही नहीं, ठीक है। सो सेल ग्रोथ भी होना पड़ेगा, डीएनए रेप्लिकेशन भी होना पड़ेगा और अच्छे से डिवीजन भी होना पड़ेगा, करेक्ट सीक्वेंस में जाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ कहा गया है कोऑर्डिनेटेड वे में जाना पड़ेगा, ठीक है। एंड द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय व्हिच सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम, जो अपने आप को जीनोम करेगा, सिंथेसाइज करेगा, ठीक है, और इवेंचुअली डिवाइड इनटू टू सेल, इसी को हम बोलते हैं सेल साइकिल, जो कि अल्टीमेटली डेफिनेशन जो है समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। सो ऑल्दो सेल ग्रोथ जो कहा गया एक साइटोप्लाज्मिक का बात किया जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इट इज ए कंटीन्यूअस प्रोसेस, हर स्टेज में सेल ग्रोथ होते रहेगा, पर डीएनए सिंथेसिस जो हर स्टेप में होता है, पर्टिकुलर फेज में ही होता है सेल साइकिल का, डेट इज योर एस फेज में होता है। किस फेज में होता है? एस फेज में होता है। सिंथेटिक फेज कहते हैं हम, इंटरफेज का एक पार्ट है, क्या है मैं बताऊंगा अभी, डोंट वरी, ठीक है। सो वही द रेप्लिकेटेड क्रोम जो मतलब जो डीएनए डुप्लीकेट होगा आपका, वो बाद में डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, बाय कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट ड्यूरिंग सेल साइकिल। कैसे डिवाइड होगा हम देखेंगे, उसको आपका काफी स्टेजेस होता है हम देखेंगे। एंड दिस इवेंट आर देमसेल्फ अंडर जेनेटिक कंट्रोल, ये जेनेटिक कंट्रोल में ध्यान रखिएगा, दैट इज रेगुलेशन। सिंपल भाषा में याद रखिए कि रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल इस अंदर क्या कंट्रोल? जेनेटिक कंट्रोल, क्योंकि डीएनए से ही आपका बनता है आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, तो कुछ कुछ प्रोटीन होते हैं जो आपका सेल साइकिल को रेगुलेट करेंगे। सो प्रोटीन बनेगा कहां से? डीएनए से ही ना, तो इसलिए कहा जाता है कि ये जो सेल साइकिल का प्रोसेस है ये जेनेटिक कंट्रोल के अंडर में रहता है, ठीक है। बस बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो टेंशन ही मत लो, अभी स्टार्ट होगा कहानी सब, दैट इज व्हाट आर द फेजेस ऑफ सेल साइकिल, ठीक है। सो अगर बात करें ह्यूमन सेल का, अगर आप लैब में कल्चर करो ह्यूमन सेल का, ठीक है, कल्चर करो ह्यूमन सेल का, तो हर 24 घंटा में 1 से 2 सेल बन जाएगा ह्यूमन सेल माइटोसिस करके, ठीक है। और बात करो ईस्ट का, तो ईस्ट बात करो तो ये 90 मिनट्स में अपना कॉपी बना लेगा, 1 से 2 बन जाएगा। और वही बात करोगे आप इकोलाई का, हमने ऑलरेडी देखा था मोलिकुलर बेसिस में कि इकोलाई जो होता है एसेरिसिया कोली बैक्टीरिया, ये अपना कॉपी 20 मिनट में बना लेता है, ठीक है, अपना कॉपी ये 20 मिनट में बना लेता है। नाउ सेल साइकिल जो है काफी सब स्टेजेस में डिवाइड होकर रखा है, काफी फेजेस में डिवाइड होकर रखा है सेल साइकिल, ठीक है। सेल साइकिल हैज बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फेजेस। सेल साइकिल का 2 फेज होता है, इंटरफेस एंड योर एम फेज, दैट इज माइटोटिक फेज, ध्यान दीजिए, ठीक है। सेल साइकिल का 2 फेज होता है, एम फेज एंड योर इंटरफेस एंड योर एम फेज। इंटरफेस में फर्दर 3 सब स्टेजेस होता है, G1 फेज, S फेज, यही S फेज है जहां पर डीएनए रेप्लिकेशन होने वाला है, एंड G2 फेज क्या है मैं अभी समझाऊंगा सब। और M फेज में आपका फर्दर 2 सब स्टेजेस होगा, पहले वो डिवाइड करेगा न्यूक्लियस, दैट इज हम बोलते हैं कार्योकाइनेसिस, एंड देन योर
न्यूक्लियस का डिवाइड होने के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, साइटोकाइनेसिस। फिर साइटोकाइनेसिस भी दो तरीके से होता है। अगर एनिमल है तो सेल फारो फॉर्मेशन होगा, एनिमल है तो फारो, और अगर प्लांट है तो सेल वॉल फॉर्मेशन से होगा, सेल प्लेट फॉर्मेशन से होगा। सो इसी चीज को हम डिटेल्स में भी पढ़ेंगे। एक ओवरव्यू दिया आपको मैंने बस, ठीक है। ओवरव्यू क्या है मैं बता रहा हूं कि अभी बनाते हैं सेल साइकिल का डिफरेंट फेजेस। सो सेल साइकिल में दो फेजेस होता है, जैसे कि मैंने आपको बोला दो फेजेस होता है सेल साइकिल में। आपका क्या होता है, इंटरफेस होता है और एम फेज होता है, इंटरफेस एंड एम फेज। और इंटरफेस मोर देन 95% समय ले लेता है। इंटरफेस आपका 95% से ज्यादा समय कौन ले लेता है, तो इंटरफेस ले लेता है। तो एम फेज जो है वो सिर्फ 5% वहां समय लगता है, और यही में आपका एम फेज में ही एक्चुअल डिवीजन होता है। तो इंटरफेस में क्या होता है, इंटरफेस को हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, रेस्टिंग फेज। बट यहाँ रेस्टिंग नहीं है, रेस्ट नहीं करते सेल, यहाँ सेल अपने आप को प्रिपेयर करते हैं डिवाइड होने के लिए। क्योंकि सपोज देखिए यहां में एक सेल है, इसमें 46 क्रोमोसोम है मान लीजिए, ठीक है, और इसको अभी 2 डॉटर सेल बनना है, ठीक है, इसको अब 2 डॉटर सेल बनना है। तो पहला बात ये अपना डीएनए कॉपी करेगा। फिर यहाँ में अगर माइटोकॉन्ड्रिया है एक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया भी अपने आप को कॉपी करेगा ताकि इसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया जाए, इसमें जाए। इसमें अगर गोल्जी बॉडी है तो वो भी डुप्लीकेट करेगा ताकि दोनों में इक्वली भाग होए, ठीक है। तो सेल डिवीजन होने से पहले सारा मटेरियल होना जरूरी है, ठीक है। सेल डिवीजन होने से पहले, 1 से 2 सेल होने से पहले सारा चीज होना जरूरी है, ठीक है। तभी तो इक्वली डिवाइड हो पाएगा इसमें इक्वली, और दोनों सेल डॉटर सेल में इक्वली मटेरियल को डिवाइड कर पाएगा, समझ रहे हो। तो वो जो काम होता है उसी में आपका 95% समय लग जाता है, इसलिए उसे हम रेस्टिंग या प्रिपरेटिव फेज कहते हैं, इंटरफेस को, जो कि 3 सब स्टेजेस में फर्दर डिवाइडेड होता है। G1, गैप 1 फेज, S फेज एंड गैप 2 फेज। गो सिमरन गो से याद रख सकते हो आप, और 1 पहले आएगा S एंड नेक्स्ट गो से G2 ही बाद में आएगा। क्या है तो मैं अभी आपको अभी पता चलेगा, डोंट वरी, टेंशन मत लो, ठीक है। सो सी, तो वही है कि इंटरफेस आपका 95% समय खाता है, और इसमें से भी आपका क्या है, ये इंटरफेस जो है ये हो गया आपका एम फेस, ये हो गया आपका एम फेस, और ये हो गया इंटरफेस। उसमें से भी क्या आएगा, G1 फेस, S फेस एंड G2 फेस, ठीक है। एंड ये हो गया आपका एम फेस। नाउ एम फेस में आपका 2 स्टेप होता है, क्या, कार्योकाइनेसिस, मतलब पहले न्यूक्लियस का डिवाइड होगा, बाद में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो कार्योकाइनेसिस में फर्दर 4 स्टेजेस है, याद रखिएगा, पीरियड, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टेलोफेस, ठीक है। तो यहाँ बना देते हैं, सिर्फ प्रोफेस होगा, मेटाफेस, एनाफेस, और ये लास्ट में क्या, टेलोफेस, ठीक है। सो एक सेल सपोज यहाँ में है, एक सेल सपोज में ले रहा हूं, तो ये सारा स्टेज को कंप्लीट करते करते एट द एंड ऑफ एम फेज साइटोकाइनेसिस करके आपका अल्टीमेटली 2 डॉटर सेल में बन जाता है, ठीक है। सो G1 स्टेज और अलग अलग स्टेज में क्या होता है वो देखते हैं। सो G1 स्टेज जो है आपका, इसमें आपका काफी कुछ कुछ प्रोटीन्स बनेंगे एंड सेल ग्रोथ होते रहेगा। एस फेज में आपका क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, डीएनए सिंथेसिस होगा, एंड सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट हो गया, सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट करेगा, अपना कॉपी बना लेगा। डेट इज, देखो क्या होगा यहाँ में एस फेज में, एस फेज में अगर क्रोमोसोम इस तरीके से है, देखो पहला बात तो इंटरफेस में आपका डीएनए जो है डिकंडेंस स्टेज में रहता है, इस तरीके से रहता है। डीएनए जो है इस तरीके से डिकंडेंस स्टेज में रहता है, इस तरीके से डिकंडेंस स्टेज में रहता है, ठीक है। और यहां में क्या होगा, एस फेज में क्या हो जाएगा आपका, ये अपना डुप्लीकेट कॉपी बना लेगा। जैसे कि ये अगर डीएनए है तो ये अपना इस तरीके से डुप्लीकेट कॉपी इसका एक बन जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। और इसी को क्रोमोसोम में हम देखते हैं तो इनिशियली ऐसा रहता है, और बाद में अपना एक ऐसा डुप्लीकेट कॉपी बना लेगा, ठीक है, ऐसा समझाने के लिए। पर ये जो क्रोमोसोम बना रहा हूं, आई थिंक मेरा चेहरा आ जा रहा है इसमें मे भी, ठीक है, यहाँ इधर बना रहा हूं, देखिए ये जो क्रोमोसोम बना रहा है ऐसा क्रोमोसोम रहेगा, और जब डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट कर दे तो इस तरीके से डीएनए अपने आप को कॉपी कर देगा, ठीक है, क्योंकि क्रोमोसोम जो है डीएनए से ही मिलकर बना हुआ है। ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। फिर भी मैं और एक चीज इसका बेसिक्स बता दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अभी तो बस एक बेसिक्स और आइडिया ही बता रहा हूं मैं आपको। तो इस फेज में डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट करेगा। सो एक कंसेप्ट यही क्लियर कीजिए आप, कंसेप्ट यह है कि अभी अगर मैं आपको पूछूं, यहां देखिए ये कितना क्रोमोसोम है, आप बोलोगे 1 क्रोमोसोम है। अभी मैं पूछूं ये कितना क्रोमोसोम है, तो आप क्या बोलोगे, सोचिए क्या बोलोगे। और मैं इसको पूछूं आपका ये कितना क्रोमोसोम है, इस तरीके से
तो आप जवाब क्या होगा? सो क्रोमोसोम का बीच का पॉइंट होता है उसे हम सेंट्रोमेयर कहते हैं, ठीक है। और क्रोमोसोम एक है ना, दो है ना, तीन है, वो डिटरमाइन करता है कि सेंट्रोमेयर कितना है। सो देखिए यहाँ में सेंट्रोमेयर एक है तो ये भी एक क्रोमोसोम है, यहाँ में सेंट्रोमेयर एक है तो ये भी एक ही क्रोमोसोम हम कंसिडर करेंगे, भले इसे हम दो क्रोमाटिड कहेंगे। ये जो एक है इसे हम क्रोमाटिड कहते हैं ये वाला, और इसे हम और इसे दो क्रोमाटिड कहेंगे। और यहाँ भी एक ही सेंट्रोमेयर है तो ये भी एक ही क्रोमोसोम है, पर यहाँ में क्रोमाटिड कितना है? क्रोमाटिड है आपका 3 इस वाले केस में, ठीक है। क्रोमाटिड है 3। तो देखिए होता क्या है बेसिकली, कहानी क्या होने वाला है, ठीक है। सो ये है आपका डीएनए क्रोमोसोम है सपोज, ठीक है, एस फेज से पहले G1 फेज में। सो G1 फेज के बाद अपने आप को डुप्लीकेट करके क्या बनेगा? अपने कॉपी बना लेगा, रेप्लिका। सो ये एस फेज का बात है, आफ्टर एस फेज, ठीक है, एस फेज में ऐसा हो गया क्रोमोसोम। तो आप मेरे को बताइए ये कितना क्रोमोसोम है? आप इसे बोलोगे एक क्रोमोसोम, और एस फेज का बाद भी क्रोमोसोम कितना बोलोगे? एक क्रोमोसोम। तो डिफरेंस क्या हुआ कि G1 में क्रोमोसोम एक है, एस में भी एक है, बट डीएनए अमाउंट बढ़ चुका है ना। यहाँ में डीएनए ये रहा था देखो, पर यहाँ में देखो वो डीएनए यहाँ जो था उसका एक कॉपी बन गया इधर में। सो इनिशियली अगर डीएनए कंटेंट आपका 2C हम बोलते हैं, 2C था G1 में, तो आपका एस फेज में कितना हो गया? डीएनए कंटेंट 4C हो गया, डबल हो गया ना। पर क्रोमोसोम नंबर इससे, तो इसलिए कहा जाता है कि एस फेज में आपका क्रोमोसोम नंबर सेम है, वहां भी 1 यहाँ भी 1 देखिए, रेप्लिकेशन होने के बाद भी बस डीएनए कंटेंट बढ़ गया। कंटेंट को हम C से बोल रहे हैं, तो 2C से आफ्टर एस फेज क्या हो गया? 4C हो गया डीएनए कंटेंट, बट क्रोमोसोम नंबर इज सेम, ठीक है। सो यही कहानी है, अभी हम देखेंगे इसी को। आई थिंक ये सारा चीज क्लियर हो गया, ठीक है। आई होप समझ में आया हो। अभी फिर से हम पढ़ेंगे तो आप टेंशन मत लीजिए, बस एक बेसिक्स बता दिया पूरा सेल साइकिल का ही, मतलब माइटोसिस का ऑलमोस्ट, ठीक है। सो क्या है सेल फेरोइड, सब एवरीथिंग क्या है, अभी हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सो भाई यही दिखा के रखा है आपका बुक में भी, देखिए सेल साइकिल का स्टेजेस दिखा के रखा हुआ है। ये इंटरफेस है, दैट इज G1, S एंड G2, ठीक है। G1 में सेल ग्रोथ होते रहेगा और आपका कुछ प्रोटीन्स बनेंगे। S फेज में आपका डीएनए रेप्लिकेशन होगा। क्रोमोसोम ये था, सो इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होकर क्या हो जाएगा? डीएनए का कंटेंट डबल हो जाएगा, बट क्रोमोसोम नंबर रिमेंस है, 2C से आपका 4C हो जाएगा। और G2 में भी सेल ग्रोथ एंड कुछ कुछ चीज डुप्लीकेट होता रहेगा, प्रोटीन बनते रहेंगे, ठीक है। सो देखिए so the M phase represent the phase between the M phase represent the phase when the actual cell division or mitosis occur, ठीक है। M phase क्या है आपका? जहां माइटोसिस occur होगा। एंड इंटरफेस क्या है? represent the phase between two successive M phase। हाँ, दो M phase का बीच का स्टेज को हम क्या बोलते हैं? इंटरफेस। देखिए एक सेल था माइटोसिस कर दिया, माइटोसिस करके फिर उसका जो डॉटर सेल बना वो कहां जाएगा? दैट इज की ये एक सेल है, ये माइटोसिस करके 2 सेल बना लिया, ठीक है। अब ये फिर क्या करेगा? फिर से इंटरफेस में जाएगा, है कि नहीं? इंटरफेस जाएगा और फिर से क्या करेगा? इंटरफेस जाके जब ग्रो हो जाएगा तो फिर से अपना माइटोसिस करके 2 सेल बना लेगा। सो इंटरफेस क्या है? 2 माइटोसिस, एक माइटोसिस और ये दूसरा माइटोसिस हो गया सेल ग्रोथ के बाद। सो 2 सक्सेसिव माइटोसिस के बीच में ये आपका गैप फेज है, बीच में पड़ता है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि द इंटरफेस रिप्रेजेंट द फेजेस बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज, ठीक है। सो इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट कि ह्यूमन का जो है 24 घंटा लगता है एक सेल से 2 डॉटर सेल बनने में, तो उसमें से आपका 95% समय कौन खा लेता है? इंटरफेस ही खा लेता है, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला। और एम फेज एक्चुअली कितना होता है? 5% लगता है। और एम फेज स्टार्ट होता है आपका न्यूक्लियस का डिवीजन से, जिसे हम क्या कहते हैं? आपका कार्योकाइनेसिस, और यूजुअली एंड विद द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, दैट साइटोकाइनेसिस, ठीक है। इंटरफेस को हम बोलते हैं रेस्टिंग फेज कहते हैं, बट यहाँ भी क्या होता है? सेल अपने आप को प्रिपेयर करते हैं डिवीजन के लिए, ठीक है। यहाँ में सेल अंडर ग्रोथ करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन करेगा और काफी चीज का रेप्लिकेशन होने वाला है ऑर्गेनेल्स का ऑर्डर निमेनल में, ठीक है। और वही इंटरफेस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस, गो सिमरन गो, G1, S एंड G2 फेज, ठीक है। सो देखिए G1 फेज क्या समझाता है आपको? फिर से आप आराम से डायग्राम से देख के बताए ना। G1 फेज क्या है आपका? G1 फेज क्या है? G1 एक ऐसा स्टेज है आपका जो M फेज और S फेज के बीच में आ रहा है। तो S फेज क्या है? S फेज एक ऐसा फेज है जो आपका G1
और G2 के बीच में आ रहा है। ठीक है, सो फिगर अगर समझ गए तो सब समझ जाओगे। सो G1, ठीक है, G1 corresponding to interval between mitosis and the initiation of DNA replication, that is your S phase। ठीक है, एंड ड्यूरिंग G1 क्या होता है आपका, देखिए द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहेगा बट डज नॉट रेप्लिकेट डीएनए। डीएनए रेप्लिकेशन कहां होगा आपका, एस फेज में होगा, सिंथेसिस फेज कहता है मुझे। ठीक है, सो जहां आपका डीएनए सिंथेसिस होने वाला है या रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन मतलब आपका कॉपी बनेगा, और इस समय में द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल। ये जो इसमें ये क्रोमोसोम में जो डीएनए था, आफ्टर एस फेज क्या हो जाएगा, यही क्रोमोसोम में डीएनए इसका इधर कॉपी बन गया, देखिए इस तरीके से। ठीक है, सो द अमाउंट ऑफ डीएनए इज डबल, वही बोला है, अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल इज डबल। इफ द इनिशियल में अगर 2C था डीएनए तो एस फेज के बाद 4C हो जाएगा, बट देयर इज नो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम नंबर। ध्यान रखिए, ये भी आप एक ही क्रोमोसोम बोलोगे क्योंकि एक ही सेंट्रोमेयर है, यहाँ भी एक ही सेंट्रोमेयर है तो इसे भी एक ही क्रोमोसोम बोलोगे, तो क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। ठीक है, दैट इज अगर ट्वाइस एन नंबर क्रोमोसोम है, ठीक है, तो आफ्टर एस फेज के बाद भी क्रोमोसोम नंबर ट्वाइस एन ही रहेगा, डीएनए कंटेंट बढ़ा हुआ है। So in animal during S phase DNA replication begin nucleus में, and the centriole भी डुप्लीकेट कर जाता है S phase में, जैसे कि मैंने बोला। और G2 फेज में आपका वही सेल ग्रो करेगा, प्रोटीन और कुछ सिंथेसिस बनेंगे ताकि फुल्ली प्रिपेयर हो जाए माइटोसिस के लिए। ठीक है, क्योंकि M फेज में जाते हैं क्या होगा, डिवाइड होना चालू हो जाएगा। ठीक है, और कोई सेल ऐसे होते हैं आपका, इंटरफेस हो गया, कोई सेल आपका ऐसे होता है जो मतलब डिवाइड तभी करेगा जब उसको जरूरत होगा। ठीक है, सम सेल्स आर लाइक दिस, जो डिवाइड तभी करेगा जब उसको जरूरत होने वाला है। ठीक है, सपोज मेरा हार्ट सेल, मेरा नर्व सेल, ये सेल्स तभी डिवाइड करेंगे जब जरूरत है, या कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो इनएक्टिव स्टेज में रहते हैं, सब मेटाबॉलिकली रेडी है बट वो डिवाइड नहीं करेंगे, जब सिग्नल आएगा तभी। जैसे मेरा यहाँ हार्ट कट गया, ठीक है, अगर मेरा हाथ कट गया तो क्या होने वाला है आपका, क्या अलग अलग मतलब हार्ट कट गया तो मेरा जो पोर्शन है 1 महीना बाद 10 दिन बाद वो फिर से सेल से ढल जाएगा कि नहीं, तो वो सेल्स जो यहाँ डिवाइड करने वाला है कटने के बाद, वो ऑलरेडी प्रेजेंस होते हैं बट वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, सिग्नल जाएगा तो ही वो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, ओके, एक सेकंड है, 1 सेकंड देखो तो ये कोई नहीं, रूममेट गाना बजा रहा था। ठीक है, मैं भी साउंड आ जाता इसलिए आई टोल्ड हिम टू स्टॉप। बहुत झमेला रिकॉर्डिंग का, ठीक है, रात को इसलिए करना पड़ता है। दिन मतलब ये माइक जो है काफी सेंसिटिव है नॉइज का, थोड़ा सा नॉइज भी उनसे खींच लाता है। सो तो G1 सेल में सपोज एक सेल है ये ना G1 फेज में, ठीक है, अब नियम से ये सेल आपका 1 से 2 बन जाना चाहिए था पूरा सेल साइकिल कंप्लीट करके इंटरफेस और एंथेस में जाके, है कि नहीं, बट कोई सेल ऐसे होते हैं जैसे मैंने बोला जो डिवाइड नहीं करेंगे या जरूरत पड़ने से डिवाइड करेंगे, तो ये G1 से एग्जिट मार लेंगे। कहां, G1 से एग्जिट मारेंगे और कहां चला जाएंगे, एक स्टेज में चला जाएंगे जिसे हम कहते हैं G0 फेज या क्वेश्चन फेज कहते हैं, क्वेश्चन फेज कहते हैं इसे। ठीक है, G0 फेज में G1 से एग्जिट मार गया, G0 फेज में चला गया, यहां में जाके सस्पेंड हो गया, डैमेज नहीं हुआ, सस्पेंड हुआ है। यहां में जो G0 में सेल है, G0 में जो सेल है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, जरूरत पड़ा तो अभी आ जाऊंगा, मतलब मेटाबॉलिकली एक्टिव है। कहते हैं ना सब कोई, अरे दरकार माती दीदी, जब जरूरत पड़ेगा मुझे बुला देना, तो ऐसा टाइप का है। ठीक है, ये अच्छे दोस्त है जो रुके हुए हैं, जरूरत पड़ा सिग्नल आया तो ये जरूरत पड़ा सिग्नल आया तो यहाँ का जो G0 में सेल है वो वापस G1 में आ जाते हैं। ठीक है, वापस G1 में आ जाएंगे और वापस सारा प्रोसेस को करके इंटरफेस और एंथेस को करके 2 सेल में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, सो वही चीज है यहाँ में लिखा हुआ है, तो सारी चीज बता दिया मैंने। So some cells in the adult animal do not appear to exhibit division, जैसे हार्ट सेल and many other cells जैसे न्यूरॉन्स भी। ठीक है, और many other cell ऐसा है जो occasionally डिवाइड करेगा जब जरूरत होगा, that is to replace cell that has been lost because of injury or cell death। ठीक है, कटने उठने का वजह से जो लॉस्ट हो गया, तो क्वेश्चन फेज में जो सेल्स है वो वापस से आ जाएंगे यहाँ। ठीक है, G1 में आके कंप्लीट करके जगह भर देंगे। सो दिस द सेल, ये सब सेल्स डिवाइड नहीं करेंगे और एग्जिट मारेंगे G1 फेज से और चले जाएंगे इनएक्टिव स्टेज में जिसे हम कहते हैं क्वेश्चन स्टेज और G0 स्टेज ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, इस स्टेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है बट प्रोलिफरेट नहीं करेगा अनलेस कॉल्ड टू डू सो, जब तक सिग्नल ना जाए उसको। ठीक है, ऑर्गेनिज्म से। सो वही बात है,
In animal cell, mitotic cell division is only seen in diploid somatic cell. However, there are few exceptions when the haploid cell also divided by mitosis. क्या कह रहा है कि हम लोग का बॉडी में एनिमल सेल में क्या बोल रहा है कि माइटोसिस कहाँ दिखेगा आपका, हम लोग का डिप्लोइड सेल में दिखेगा माइटोसिस। ठीक है, डिप्लोइड सेल में माइटोसिस दिखेगा जो अपना नंबर को कॉपी करेगा। बट हमको पता है एल्गी जो है हैप्लोइड होते हैं। एक हैप्लोइड ऑर्गेनिज्म है एल्गी, और उसमें अगर गैमेट बनाना है, पर कुछ करना है तो क्या होगा, म्योसिस करेगा। क्या म्योसिस तो रिडक्शन डिवीजन है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और म्योसिस करने से n नंबर ऑफ 2 क्रोमोसोम बन जाएगा, जो कि ऐसा क्रोमोसोम एग्जिस्ट करते नहीं है। हैप्लोइड होगा या डिप्लोइड होगा। सो अगर एक ऑर्गेनिज्म हैप्लोइड है तो ऐसा केसेस में क्या होगा, आपका करने के लिए माइटोसिस ही पॉसिबल होगा, म्योसिस नहीं हो सकता। तो वही बोला हुआ है कि माइटोसिस एनिमल सेल में डिप्लोइड सेल में होता है, बट उसके अलावा कुछ एक्सेप्शन है जहां हैप्लोइड सेल भी आपका डिवाइड करता है माइटोसिस से ही, जैसे मेल हनी भी हो गया, एल्गी हो गया। ठीक है, सो प्लांट एंड एनिमल बोथ शो माइटोटिक डिवीजन। हैप्लोइड हो जाए तो प्लांट में, सॉरी नॉट एनिमल, प्लांट एल्गी प्लांट ही कहना। सो प्लांट में आपका माइटोसिस हैप्लोइड और डिप्लोइड सेल दोनों दिखाएगा। ठीक है, नाउ एम फेस, दिस इज वेरी सिंपल एंड इजी, सारा चीज में यही एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, एवरीथिंग जो सेल साइकिल है ना, यही खत्म करता हूं मैं। आप एक बार बस यहां समझ लीजिए डायग्राम और मजे ले लीजिए, बस समझ के मजे ले लीजिए। ठीक है, तब सब क्लियर हो जाएगा। देखिए माइटोसिस का बात करूंगा, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 फेज। मैंने बोला पीमेट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, 4 फेजेस, सब फेजेस होता है। एम फेज में भी 2 स्टेज था, मैंने बोला था कार्योकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ये कार्योकाइनेसिस का सब फेजेस है। ठीक है, ठीक है, एंड इट इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल। बहुत ड्रामेटिक पीरियड है सेल साइकिल का एम फेज। क्यों? क्योंकि यहाँ काफी रीऑर्गेनाइजेशन होता है। इंटरफेस में सब कुछ डुप्लीकेट तो हो गया, जहां तक पड़ा हुआ है उसको आपस में रीऑर्गेनाइज करना चाहिए, यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ताकि इक्वली डिवाइड हो पाए, वो एम फेज में होता है। इसलिए इसे कहा जाता है मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड कहा जाता है सेल साइकिल का। ठीक है, जहां रीऑर्गेनाइजेशन होगा सारा कंपोनेंट का, ठीक है, डिवाइड होने से पहले, ताकि जो डॉटर सेल बने वहां इक्वल नंबर ऑफ सब चीज जाए। इसे हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। ऑल्दो इसे हम 4 स्टेजेस से डिवाइड करते हैं कार्योकाइनेसिस को, बट यहाँ में जो है वेरी क्लियर कट लाइन आप बना नहीं सकते कि ये स्टेज ये है, ये है। ठीक है, आप नहीं बोल सकते कि प्रोफेज में इतना ही होता है, इससे ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं है। बस एक क्लियर कट आप बोल नहीं सकते, बट पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए अलग अलग स्टेज नाम दे दिया गया है। सो वो कैसे, तो अभी आपको बताऊंगा तो पता चल ही जाएगा। ठीक है, सो देखिए, सो जैसे कि मैंने बोला इंटरफेस में ऐसे मैं डीएनए को ऐसे बना दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसा करके बना दे रहा हूँ। डीएनए क्रोमोसोम बनता है, ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। ठीक है, बट फिर भी कैसे बनेगा, आई एम एक्सप्लेनिंग वंस मोर। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। देखो, सो इनिशियली में डीएनए क्या होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स है। ठीक है, ये क्या करेगा, आपका कुछ हिस्टोन्स प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा, हिस्टोन प्रोटीन, और हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज है और डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट, नेगेटिवली चार्ज। और हिस्टोन प्रोटीन आपका 2 अमीनो एसिड से बनता है, बेसिक अमीनो एसिड, लाइसिन एंड अर्जिनिन। हिस्टोन बनाता है ला, आप इसे याद रखो। सो डीएनए ये हिस्टोन प्रोटीन के साथ इस से रैपिंग करता है। ठीक है, और ये फादर कॉइलिंग करेगा, पूरा कॉइलिंग, एंड इट विल कॉइल अगेन फादर। ठीक है, और अल्टीमेटली इतना कॉइल हो जाता है कि कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स और आरएनए के साथ मिलकर यही आपका ये जो डीएनए ऐसा कॉइलिंग है, ये नॉन हिस्टोन्स और आरएनए प्रोटीन के साथ मिलकर पूरा कंडेंस होकर आपका क्रोमोसोम का शेप ले लेता है इस तरीके से। सो क्रोमोसोम में डीएनए ही है। ठीक है, बट यहाँ कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ भी बाइंड होता है। ये तो हिस्टोन प्रोटीन था, तो यहाँ नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए कुछ आके आपका फर्दर कंडेंसेशन होके डीएनए का क्रोमोसोम का शेप दे देते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग का एक सेल जो इतना छोटा, जो हमको दिखता भी नहीं है, उस सेल का, ये अगर सेल है सपोज मैं दिखा रहा हूं, इसका न्यूक्लियस के अंदर में कितना बड़ा डीएनए रहता है पता है? 2.2 मीटर। 2.2 मीटर का डीएनए इतना छोटा सेल का न्यूक्लियस में रहेगा, तो कैसे रहेगा? कैसे रहेगा अभी ऑब्वियसली बोलो। अब देखो यहाँ में ये माइक जो है इतना बड़ा है, बहुत बड़ा होता है, इसका मीटर 20 मीटर होता है, पर देखो इसको मैंने कॉलिंग कर दिया तो कितना छोटा जगह में एडजस्ट हो गया कि नहीं? तो इसलिए डीएनए भी 2.2 मीटर का होता है, तो पूरा कॉलिंग मारेगा हिस्टोन प्रोटीन के साथ और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर अल्टीमेटली क्रोमोसोम की तरह एक सेल में न्यूक्लियस में जो है डीएनए 46 क्रोमोसोम के फॉर्म में रहेंगे। ये 2.2 मीटर डीएनए। ठीक है,
तो ये जस्ट डीएनए क्रोमोसोम कैसे बनता है ये बताया मैंने, ताकि अभी आपको कुछ कंफ्यूजन ना रहे। कंडेंस, ये एक डीएनए है तो ये डिकंडेंस स्टेज में है, और अगर क्रोमोसोम बन गया तो क्या हो गया, कंडेंस हो गया, पूरा फोल्डिंग मारा और कंडेंस बना। ठीक है, सो इनिशियली देखिए वही समझा रहा हूं, इनिशियली जो है ये आपका जो डीएनए है ये ना, ठीक है, ये डिकंडेंस स्टेज में था, इंटरफेस में, ठीक है, G1 फेज में। तो एस फेज के बाद आपका क्या हो जाएगा, ये जो डीएनए है इसका कॉपी बन जाएंगे इस तरीके से, ठीक है, बट ये डिकंडेंस स्टेज में नहीं है। फिर G2 आएगा, फिर नेक्स्ट स्टेज क्या है D2, और ये एम फेज में चले जाएंगे आपका प्रोफेज में। ठीक है, सो ये मैं बना रहा हूं आपका प्रोफेज, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना रहा हूं मैं, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो प्रोफेज में अब लाहे क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम इसका डिकंडेंसेशन स्टार्ट होने लगा इस तरीके से, इस तरीके से इसका लाहे डिकंडेंसेशन स्टार्ट होने लगेगा, और सॉरी कंडेंसेशन स्टार्ट होने लगेगा इस तरीके से, ये लाहे कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हुआ है प्रोफेज में। मैंने बोला प्रोफेज में भी 2 सब स्टेज होता है, प्रोफेज में भी 2 सब स्टेज होता है, अर्ली प्रोफेज एंड योर लेट प्रोफेज। सो अर्ली प्रोफेज में आपका डीएनए जो है डिकंडेंस होता है, वो कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया था कि क्रोमोसोम बन रहा है, ठीक है, क्योंकि उसे सेपरेट होना है, ऑलराइट। और लेट प्रोफेज तक जाते जाते आपका क्या होगा, डीएनए लेट प्रोफेज तक जाते जाते, सपोज ये अगर आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसिंग्रेट हो जाएगा, और यहाँ में लेट प्रोफेज तक आपका कंडेंसेशन ऑलमोस्ट हो जाता है, कंप्लीट नहीं हुआ, बस ऑलमोस्ट। आप देखो क्लियरली दिखाई देने लगे, आपका थोड़ा बहुत क्लियरली दिखाई देने लगे आपका क्रोमोसोम प्रोफेज, लेट प्रोफेज में। और लेट प्रोफेज में आपका क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी सब गायब हो गए। क्यों? क्योंकि अगर ये क्रोमोसोम आपका न्यूक्लियस में है तो डिवाइड कैसे करेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिगदार करेगा, इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाता है इस फेज में, आपका प्रोफेज में, ठीक है, सब कुछ, ताकि ये जो है सेल मतलब क्रोमोसोम डिवाइड हो पाए, 2 अपोजिट पोल में जाए। तो प्रोफेज का ये कहानी है, एक ओवरव्यू दे रहा हूं बस। मेटाफेज, ये जो क्रोमोसोम आपका कंडेंसेशन स्टार्ट किया हुआ है, वो कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है आपका मेटाफेज में, और मेटाफेज में आपका ये जो क्रोमोसोम है पूरा क्लियरली विजिबल होता है, और ये क्रोमोसोम जो है आपका जाके इक्वेटर में अलाइन हो जाता है इस तरीके से, इक्वेटर में जो है अलाइन हो जाता है इस तरीके से। तो छोटा बड़ा हो रहा है, समझने की कोशिश करो बस, हाँ ठीक है, एक्सपर्ट न्यू पेंटेम में, इसलिए समझने की कोशिश करो। मेटाफेज में क्या होगा, आपका क्रोमोसोम जो इक्वेटर में अलाइन हो जाएगा लाइन में एक तरीके से, और इसे हम कहते हैं मेटाफेसिक प्लेट, मेटाफेसिक प्लेट कहते हैं इक्वेटर में। और सेंट्रियल जो होता है ना, अपना कॉपी जो बना लिया था, ठीक है, सेंट्रियल जो अपना कॉपी बना लिया था वो अपोजिट पोल में चला जाएगा, अपोजिट पोल में चला जाएगा, ठीक है। और इस सेंट्रियल कुछ माइक्रोट्यूबुल इस तरीके से बाहर निकलने, रेडिएट करने लगेगा इस तरीके से, स्टार की फॉर्म में इस तरीके से रेडिएट करने लगेगा सेंट्रियल से, उसे हम एस्टर रे कहते हैं। देखो एस्टर रे, स्टार की तरह रे निकल रहा है सेंट्रियल, ठीक है। इसलिए हम लोग एनिमल का जो डिवीजन होता है उसे हम कहते हैं एस्ट्रल डिवीजन, पर प्लांट सेल में आपका सेंट्रियल नहीं रहता, ठीक है, तो उसे हम एम्फी एस्ट्रल डिवीजन कहते हैं। तो प्लांट सेल बुक में डिस्कशन नहीं है, मैं उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा समझने के लिए जस्ट, ठीक है। तो ये सेंट्रियल से एस्टर माइक्रोट्यूबुल निकलने लगेगा, और लाहे-लाहे यहाँ से आपका क्या होगा, स्पिंडल फाइबर निकलने लगेगा। क्या? स्पिंडल फाइबर निकलने लगेगा, स्पिंडल फाइबर निकलने लगेगा आपका मेटाफेज में, स्पिंडल फाइबर, ठीक है। और जैसे कि हमने ऑलरेडी बता के रखा है, हमने ऑलरेडी कि अगर ये क्रोमोसोम है तो इसका दोनों साइड में क्या होता है, आपका एक प्रोटीन डिश लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। सेल में पढ़ा के रखा है मैंने इसे, काइनेटोकोर होता है। और काइनेटोकोर का काम क्या है, तो यहाँ आपके स्पिंडल फाइबर बाइंड करेगा। सो यहाँ में काइनेटोकोर होता है, देखो इस तरीके से क्रोमोसोम का बोथ साइड में इस तरीके से। तब क्या होगा, आपका स्पिंडल फाइबर आके ये काइनेटोकोर में बाइंड कर देगा इस तरीके से, ठीक है। मेटाफेज में मेटाफेसिक प्लेट बना, आपका सेंट्रियल आपका दो अपोजिट पोल में चला गया, माइक्रोट्यूबुल्स निकाल के स्पिंडल फाइबर आ गया जो काइनेटोकोर से बाइंड कर दिया मेटाफेज में, ठीक है। नेक्स्ट एनाफेज, एनाफेज में आते हैं, अब एनाफेज बनाते हैं, ठीक है। एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में आपका क्या होगा कि ये जो आपका माइक्रोट्यूबुल चिपक के बैठा हुआ ना, स्पिंडल फाइबर जो काइनेटोकोर से चिपक के बैठा हुआ, ये आपको ये बीच में जो सेंट्रोमियर है ना, बीच में जो सेंट्रोमियर है बीच में दो क्रोमोसोम का, इसको तोड़ देगा, स्प्लिट कर देगा, ठीक है। और इसे हम क्या बोलते थे, इसे हम क्रोमाटिड बोलते थे 1, और इसे 2 क्रोमाटिड, तो इसे हम सिस्टर क्रोमाटिड कहते थे, ठीक है।
सो ये स्पिंडल फाइबर क्या करेगा, पुल करने लगेगा क्रोमोसोम को, सेंट्रोमियर को स्प्लिट कर देगा और सिस्टर क्रोमेटिड को सेपरेट कर देगा इस तरीके से। ठीक है, सेंट्रियल पकड़ लो, तो इस तरीके से तोड़ के ला देगा। ये हो गया आपका क्या, सेंट्रोमियर, और ये हो गया आपका क्या, उसका मतलब क्रोमेटिड। फिर इधर में भी उधर तोड़ के ला दिया, ये सेंट्रोमियर और ये उसका आर्म। ठीक है, इस तरीके से स्प्लिट कर देगा। ये जो था ये वाला जा, इसको यहां से तोड़ दिया इसने, एनाफेज में स्प्लिट कर दिया, क्रोमोसोम को स्प्लिट कर दिया, सेंट्रोमियर को और सिस्टर क्रोमेटिड को सेपरेट कर दिया। नाउ दिस सिस्टर क्रोमेटिड विल एक्ट एज क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम, तीन क्रोमोसोम एंड चार क्रोमोसोम। ये सिस्टर क्रोमेटिड अब देखो एक ही सेंट्रोमियर है, तो एक ही क्रोमोसोम की तरह एक्ट करने लगेंगे, है कि नहीं। और ये देखो सेंट्रोमियर को जब टाना तो सेंट्रोमियर जो है आपका पोल की ओर में है और इसका जो टेल एंड है वो आपका इक्वेटर की ओर में है, तो ये टेल वाले को हम ट्रेलिंग एंड कहते हैं। ठीक है, और सेंट्रोमियर जो पोल की ओर में है उसे हम लीडिंग एज कहते हैं। पता चलेगा सब, एक बस आइडिया दे, मतलब पूरा क्लियर कर रहा हूं मैं चीज। ठीक है, फिगर से सब दिखा दूंगा। सो एनाफेज में ये होता है। सो आपको लग रहा होगा सर 46 क्रोमोसोम है। हाँ भैया 46 क्रोमोसोम ही है, मैं बस दो क्रोमोसोम को लेकर आपको समझा रहा हूँ। 46 क्रोमोसोम कैसे बना के समझाऊं बताओ, तो दो क्रोमोसोम लेके मैं समझा रहा हूँ बस। सो देखो एक सेल इनिशियली, ये एस फेज का पहले का क्या होगा, एस फेज का पहले तो यहाँ दो क्रोमोसोम इस तरीके से होगा। सो दो क्रोमोसोम। एस फेज का बाद भी कितना क्रोमोसोम है, दो क्रोमोसोम। और प्रोफेज में भी कितना है, दो क्रोमोसोम। एनाफेज में, मेटाफेज में कितना है आपका, दो क्रोमोसोम। और एनाफेज में कितना हो गया आपका, चार क्रोमोसोम हो गया, क्योंकि क्रोमेटिड स्प्लिट हो गया और वो क्रोमोसोम की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि सब में एक ही सेंट्रोमियर है कि नहीं। सो कहने का मतलब ये, क्वेश्चन अगर आपको पूछेगा ए सेल हैज 10 क्रोमोसोम, क्वेश्चन पूछेगा एक सेल में 10 क्रोमोसोम है, सो बताओ भाई इसका एनाफेज में कितना क्रोमोसोम होगा। सो 10 क्रोमोसोम है तो रेप्लिकेशन करके 10 ही रहेगा, डीएनए कंटेंट डबल हो गया। और एनाफेज में स्प्लिट हो जाते हैं तो एनाफेज में क्या होगा, 20 हो जाएगा। समझ रहे हो, तो ऐसा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा। और टेलोफेज में क्या होता है, टेलोफेज में यही बना देता हूं आपका ब्लू कलर से, जगह नहीं हो रहा है। ठीक है, हमें देखो टेलोफेज में आपका क्या होने वाला है, ये जो है दोनों अपोजिट पोल में तो चला ही गया। टेलोफेज इज रिवर्स ऑफ योर प्रोफेज, टेलोफेज आपका रिवर्स है प्रोफेज का। क्यों, प्रोफेज में आपका सब गायब हो गया तो टेलोफेज में वापस से सब आने लगे, इस तरीके से वापस से सब आने लगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब सब आने लगे, गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो भी गायब हुआ था। ठीक है, इसलिए हम टेलोफेज को रिवर्स ऑफ प्रोफेज कहते हैं। तो सब रेडी है भाई, अब सेल को बस सब कुछ डिवाइड हो गया, अलग अलग पोल में चला गया, बस इसको तो डिवाइड करना बाकी है कि नहीं, इसको डिवाइड करना बाकी है, तो यहां दिखा दे रहा हूं, सिंपल है। सो ये अगर एनिमल सेल है तो यहां में ऑपोजिट एंड में सब रेडी है, मटेरियल पूरा रेडी है, ऐसा बना रहा हूं मैं, दो दो क्रोमोसोम पहुंच गया, अब इसको डिवाइड करना है। सो एनिमल सेल में मैंने बोला क्या होगा, फारो फॉर्मेशन होगा। फारो फॉर्मेशन क्या होगा, ये सेंटर से जो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अंदर की ओर पिंच करेगा इस तरीके से, और लाए 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 डिपेंस होते जाएगा, सेंटर की ओर बढ़ते जाएगा, सेंटर की ओर डीप होते जाएगा इस तरीके से, और होते होते पिंच ऑफ हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपका दो सेल में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं सेल फारो फॉर्मेशन, जो पेरीफेरी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पिंच करते हुए अंदर आते हुए सेंटर की ओर आता है और दो सेल को डिवाइड कर देगा। ये किस में होता है, एनिमल में होता है, एनिमल सेल में। ठीक है, पर प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन का बाहर भी क्या होता है, सेल वॉल होता है ना, तो उनमें क्या होता है प्लांट सेल में, देखो पूरा क्लियर कर दिया मैंने। ठीक है, अभी बस लैंग्वेज में बताना है मेरे को बस आप। तो प्लांट सेल में आपका क्या होगा, देखो तो ये प्लांट सेल है, सपोज उसका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये बाहर में उसका सेल वाल है, तो अंदर तो सेल वाल टफ होता है तो अंदर नहीं आ पाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लांट सेल में आपका गोल्जी का कुछ वेसिकल्स आपका सेंटर में जमा, यहाँ टेलोफेज का बाद, ठीक है, यहाँ सब कुछ हो चुका है काम। तो टेलोफेज के बाद प्लांट सेल में कुछ गोल्जी का कॉम्प्लेक्स आपका सेंटर में जमा होने लगेंगे। ठीक है, सेंटर में जो है आपका जमा होने लगेंगे सेंटर में गोल्जी का कुछ वेसिकल्स, और ये सेंटर से आपका पेरीफेरी की ओर के जाएंगे, सेंटर में जमा हो रहे हैं, सेंटर से पेरीफेरी की ओर जाएंगे, इस तरीके से इस ओर और इस ओर जाएंगे, और इसी को हम कहते हैं सेल प्लेट फॉर्मेशन। सेल प्लेट फॉर्मेशन, या फिर इसे हम फ्रेगमोप्लास्ट भी कहते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट। और अल्टीमेटली ये भी दो सेल में जब डिवाइड हो जाएगा ऐसा, तो ये सेल प्लेट जो है ना, यही आपका मिडिल लिमिट का काम करेगा, दो नेबरिंग सेल को अटैच करके रखेगा प्लांट में। ठीक है, तो यही आपका सेल प्लेट फॉर्मेशन प्लांट में, सेंटर से पेरीफेरी की ओर जाएगा, सेंटर में प्लेट बन जाएगा कैसे, बाय सम वेसिकल्स, गोल्जी का वेसिकल्स से। ठीक है, सो हो गया भैया, आप समझ गए तो सारा चीज। अब बस लैंग्वेज है यार, ये सब पढ़ना है,
यहाँ में भी एक ही चीज है, बस मैं आपको अलग नोट से एक बार दिखा देता हूं, ठीक है। इंटरफेस हमने सब देख लिया है सब, ठीक है। कार्योकाइनेसिस से आते हैं, आ जाओ। देखो सब बता दिया मैंने, वहां समझ गए तो सब क्लियर है। सो कार्योकाइनेसिस में पी में 4 सब स्टेजेस है, ठीक है। सो उसमें से भी लॉन्गेस्ट फेज, आउट ऑफ दिस 4 फेज भी लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है याद रखना, प्रोफेज होता है, ठीक है। इट इज फॉलोड बाय एस, उसके बाद G2 फेज, उसके बाद आपका एम फेज आता है जिसमें स्टार्ट होगा प्रोफेज, ठीक है। और एस और G2 फेज में आपका डीएनए मॉलिक्यूल रेडी हो चुका है पूरा डिवाइड करने के लिए। सो प्रोफेज में क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला क्रोमोसोमल जो मटेरियल होते हैं क्या करेंगे, वो आर अनटेंगल एंड कंडेंस होने लगेंगे ताकि वो माइटोटिक क्रोमोसोम बना पाए पूरा। एंड दे आर सीन टू कंपोज ऑफ 2 क्रोमाटिड्स अटैच टुगेदर एट दिस सेंट्रोमेयर। इस तरीके से 2 क्रोमाटिड सेंटर में अटैच होकर रखे हैं, ठीक है। सेंट्रोमेयर बिगिन टू मूव टुवर्ड द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल एंड ईच सेंट्रोमेयर रेडिएट आउट। सेंट्रोजोम बिगिन, सेंट्रोजोम जो होता है यहाँ में जो सेंट्रोजोम होगा, सेंट्रोजोम क्या है आपका, सेंट्रियोल ये है, सेल में बना के रखा हुआ है 2 सेंट्रियोल है इस तरीके से, ठीक है, परपेंडिकुलर है आपस में। उसके जो पेरिफेरल मटेरियल है उसे मिलाकर हम सेंट्रोजोम कहते हैं। तो सेंट्रोजोम अब ऑपोजिट पोल में जाना शुरू कर दिया क्योंकि वहां से रेडिएट होंगे क्या आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स, जिसे हम एस्टर कहते हैं, एस्टर रे, ठीक है। और ये एस्टर रे टुगेदर स्पिंडल फाइबर बना देगा। सो ये देखिए, ये था आपका अर्ली प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उतना बढ़िया से गायब नहीं हुआ है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उतना बढ़िया से गायब नहीं हुआ है। बट लेट प्रोफेज में आप देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका गायब होने लग गया क्योंकि अब सेल को इक्वेटर में आना है ना क्रोमोसोम को, ठीक है। और प्रोफेज का एंड में क्या होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवेलप सब गायब हो जाएंगे, देखो, ताकि इक्वेटर में क्रोमोसोम आए और डिवाइड हो पाए। मेटाफेज में वही मैंने बोला क्या हो जाएगा, देखो बेटा, द न्यूक्लियर एनवेलप कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट एंड द क्रोमोसोम स्प्रेड थ्रू द, जो साइटोप्लाज्म स्प्रेड होकर रखा होगा क्रोमोसोम, वो आपका कंडेंसेशन कंप्लीट करेगा पहले, मेटाफेज में पूरा कंडेंस हो जाएगा, ठीक है। एंड दे कैन बी स्टडीड इजीली अंडर द माइक्रोस्कोप। They will have 2 sister chromatid, हमको पता है, and the chromosome come right at the equator plate। इस तरीके से आपका देखो इक्वेटर प्लेट में आकर लग जाएंगे, ठीक है। ऐसे हम कहते हैं मेटाफिजिक प्लेट। द स्पिंडल फाइबर फ्रॉम बोथ द, स्पिंडल जो फाइबर होता है वो कनेक्टेड रहेगा क्या, 2 क्रोमाटिड बाय क्या, देयर काइनेटोकोर इन द सेंट्रोमेयर। यहाँ सेंट्रोमेयर होता है उसमें आके ये स्पिंडल फाइबर कनेक्टेड रहेगा, ठीक है, समझ रहे हो। और देखो क्रोमोसोम आपका मेटाफेज में पूरा क्लियरली कंडेंस होकर विजिबल है ना। सो क्वेश्चन आएगा कि मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम कौन सा फेज में स्टडी करते हैं, मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो क्रोमोसोम इतना क्लियरली ऐसा बन के बैठा हुआ है कौन सा फेज में, मेटाफेज में। सो आंसर होगा मेटाफेज में आप मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम मजे से स्टडी कर सकते हो। एनाफेज में क्या होगा, जैसे कि मैंने बोला इट इज द शॉर्टेस्ट फेज, माइटोसिस का सबसे शॉर्टेस्ट फेज क्या है, एनाफेज। यहाँ सेंट्रोमेयर of which chromosome divide longitudinally resulting into the formation of 2 daughter chromatid, और वो क्रोमाटिड आपका क्रोमोसोम की तरह एक्ट करने लगेगा आगे जाके, ठीक है। सो एज द स्पिंडल फाइबर कंट्रैक्ट द क्रोमाटिड मूव टुवर्ड द इक्वेटर से लेके ऑपोजिट पोल में, इस तरह से देखो क्रोमाटिड सेपरेट हो गए और जाने लगे इस तरह से, देख लो पोल की ओर में, ठीक है। और टेलोफेज में क्या होगा, जैसे कि मैंने बोला इट इज द रिवर्स ऑफ प्रोफेज। तो यहाँ में क्या होगा, क्रोमोसोम फिर से डिकंडेंस अनकॉलिंग स्टार्ट हो जाएगा, डिकंडेंसेशन होने लगा, देखो यहाँ में डिकंडेंसेशन होने लगा और न्यूक्लियर एनवेलप और बाकी सारा चीज देखो रीअपीयर हो गया यहाँ में, ठीक है। और बाद में आपका साइटोकाइनेसिस हो गया 2 सेल डिवीजन जो है बन जाएगा और आपका स्पिंडल फाइबर अब डिसअपीयर हो गया क्योंकि उसका काम खत्म। फिर साइटोकाइनेसिस, ये तो डिवीजन मतलब साइटोप्लाज्म जिसकी वजह से 2 डॉटर सेल बनेगा और ये स्टार्ट हो जाएगा जब टेलोसेल प्रोग्रेस में होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है साइटोकाइनेसिस कब स्टार्ट होगा, जब टेलोसेफेज स्टार्ट होता है तब से साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होना चालू हो जाता है। और एक क्वेश्चन है देखो, क्रोमोसोम बढ़िया से था उसको तोड़ दिया गया, एनाफेज में सेपरेट कर दिया गया। तो क्वेश्चन है कि एनाटॉमी ऑफ क्रोमोसोम के लिए कौन सा बेस्ट फेज है। सो एनाटॉमी ऑफ क्रोमोसोम के लिए एनाफेज इज द बेस्ट फेज क्योंकि यहाँ क्रोमोसोम को तोड़ दिया गया तो आप एनाटॉमी देख सकते हो माइक्रोस्कोप से। सो ए फॉर एनाटॉमी, ए फॉर एनाफेज ऐसे भी याद रख सकते हो, एम फॉर मॉर्फोलॉजी, एम फॉर योर मेटाफेज ऐसे भी याद रख सकते हो। सो वही साइटोकाइनेसिस जैसे कि मैंने बोला क्लीवेज फॉलो होगा यहाँ में, ठीक है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होगा। इट ग्रेजुअली डिपेंड्स एंड जॉइंस द सेंटर डिवाइडिंग द साइटोप्लाज्म इन 2 सेल्स, इस तरीके से।
और प्लांट में क्या बोला, सेल प्लेट फॉर्मेशन। सो प्लांट में सेल वॉल होता है, इसलिए वहां दूसरा तरीका होगा। प्लांट में क्या होगा, वेसिकल्स कुछ गोल्जी बॉडी से क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएंगे इक्वेटर में, फिर ये आउटवर्ड की ओर ग्रो करने लग जाएंगे, इस तरीके से पेरीफेरी की ओर ग्रो करने लग जाएंगे, ठीक है। और दे फ्यूज टुगेदर हो जाएंगे टू फॉर्म सेल प्लेट, ये बना दिया सेल प्लेट और डिवाइड कर देगा, और ये जाके बाद में मिडिल लेमिना की तरह एक्ट करने लगेगा। मिडिल लेमिना में क्या होता है, तो आपका कैल्शियम पेप्टाइड बनता है बाद में, चैप्टर 8 में हमने पढ़ा है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, ठीक है। पानी रखना भूल गया, क्लियर है। तो माइटोसिस क्लियर है तो भैया दैट इज इफ माइटोसिस इज क्लियर देन मेयोसिस तो वैसे क्लियर हो जाएगा, जैसे कि मैंने बोला इजी है। अब देखो यहाँ कवर भी देख रखा, ये समझा देता आपको। सी सो इनिशियली देखो यहाँ में कितना है आपका 6 क्रोमोसोम लेके दिखाया हुआ है, ठीक है। सो प्रोफेस मतलब इंटरफेस में एस फेस G1 S और G2 होने के बाद देखो अपना अपना डुप्लीकेट कॉपी बना लिया। प्रोफेस में आपका क्या होने लगेगा, सारा चीज मतलब डिसइंटीग्रेट हो गया, क्लियरली विजिबल होने लगेगा, और सेंट्रोमियर आपका अपोजिट पोल में जाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। प्रो मेटाफेस में ये इक्वेटर में लाले अलाइन होने लगे, और मेटाफेस में पूरा इक्वेटर में एक प्लेन में अलाइन होंगे, इसे हम कहते हैं मेटाफेसिक प्लेट, ठीक है। और आपका सेंट्रोमियर जो अपोजिट पोल में चला गया है वो स्पिंडल फाइबर आके यहाँ काइनेटोकोर से चिपक जाएगा, आके लग जाएगा, ठीक है। एनाफेस में क्या करेगा, ये सेंट्रोमियर को स्प्लिट करके दो अपोजिट पोल में खींच लेगा, सिस्टर क्रोमैटिड को सेपरेट कर दिया, और ये सिस्टर क्रोमैटिड अब अपने क्रोमोसोम की तरह एक्ट करने लग जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से देखो अपोजिट पोल में खींचने लग गया, और सेंट्रोमियर किस तरफ है, पोल की ओर, और ये जो टेल है आपका क्रोमैटिड का टेल वो आपका किस तरफ है, इक्वेटर की ओर है, ठीक है। और टेलोफेस में ये अल्टीमेटली अपने अपने कोना में जाके वापस से वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिपेयर हो जाते हैं, और आपका सेल फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था टेलोफेस में ही, और साइटोकाइनेसिस होके देखिए इक्वली डिवाइड हो गया। तो यहाँ में 6 था, तो यहाँ देखिए यहाँ में भी 6 है और 6 है, दैट इज माइटोसिस इज योर इक्वेशनल डिवीजन। मैं काफी समय लगा रहा हूँ मुझे पता है, बट डिटेल्स में समझाया मैंने, ठीक है। ऐसा नहीं था कि बस समझाया, बेसिक से पूरा स्टार्ट कर दिया ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस बहुत इजी है। सिग्निफिकेंस कहाँ है सिग्निफिकेंस, सो इट प्रोड्यूसेस डिप्लॉइड सेल्स विद आइडेंटिकल जीनोम। आज माइटोसिस क्या करता है, अगर एक टॉयसन है तो ये सेल क्या बनेगा, डिप्लॉइड सेल ही बनेगा ना, इक्वेशनल डिवीजन बनेगा। सो पकड़ लो, आज मेरे यहाँ थोड़ा हाथ कट गया और यहाँ में सेल्स अभी डिवाइड करके इसको कवर अप करना है। अब एक इंसान जायगोट ये जायगोट से आज पूरा हम लोग बने हुए हैं ना, ये एम्ब्रायो बनेगा, करोड़ों सेल, आज ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियन सेल्स मेरा बॉडी में सब सेम है। कैसे, हाउ इट इज सेम, ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ योर माइटोसिस। अगर जायगोट का मेयोसिस से क्या होता है, यहाँ अगला सेल जो बनता है वो हैप्लॉइड होता है, तो सारा का सारा गड़बड़ हो जाता, ठीक है। तो माइटोसिस का वो इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। सो ये क्या करता है, कॉपी करने में आइडेंटिकल जीनोम्स में हेल्प करता है, प्लस इट हेल्प्स टू रिटेन द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ऑल सोमैटिक सेल। मेरे बॉडी में जितना भी सोमैटिक सेल है, ट्रिलियंस ऑफ सेल है, सब में क्या है तुम्हारा डिप्लॉइड सेल है, तो किसके वजह से आपका ऑल एंड ऑल ओनली बिकॉज ऑफ योर क्या माइटोसिस प्रोसेस का वजह से। इट हेल्प्स द बॉडी ग्रोथ। ऑब्वियसली आज एक सिंगल सेल जायगोट से मैं इतना बड़ा बन चुका हूँ, कैसे, माइटोसिस से ही, ठीक है। और प्लांट में भी माइटोसिस जो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज होता है वो थ्रू आउट द प्लांट का लाइफ में ग्रो करता है, कैसे, माइटोसिस से ही, है कि नहीं। इट रिस्टोर्स द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो दैट डिस्टर्ब ड्यू टू सेल ग्रोथ। जैसे कि मैंने बोला एक सेल है ये, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये जब सेल ग्रो करेगा तुम्हारा तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हो गया, ज्यादा हो गया, तो इसको फिर से 2 भाग में भाग कर दो इसको, ताकि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो मिल जाए, जो कि मैंने पहले बताया। तो ये भी सिग्निफिकेंस है। प्लस इट हेल्प्स इन सेल रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट। आज मेरा हाथ कट गया, कुछ भी हो गया, तो सेल रिप्लेस करने के लिए मेयोसिस होगा क्या, दूसरा सेल हो जाएगा मेयोसिस, तो आपका हैप्लॉइड सेल आ जाएगा, डिप्लॉइड नहीं, तो इसलिए मेयोसिस जरूरी है, ठीक है। और हमारा बॉडी का काफी सेल्स है, जैसे एपिडर्मिस सेल, गट्स और ब्लड सेल्स, ठीक है। ब्लड सेल्स आपको पता ही है, आरबीसी का लाइफ टाइम 120 डेज होता है, ठीक है। तो कैसे रिप्लेस हो रहा है, एग्जैक्ट कॉपी कैसे बन रहा है, सब माइटोसिस से। सो ये सब सारा सिग्निफिकेंस है आपका माइटोसिस का। सो वेरी इजी, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। और माइटोसिस अगर क्लियर है ना तो मेयोसिस वो तो वैसे भी हो जाएगा। मेयोसिस अगर माइटोसिस क्लियर है तो मेयोसिस कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। इफ माइटोसिस क्लियर देन मेयोसिस भी हो जाएगा। मैं टाइम देख रहा था, ज्यादा लगने से भी क्या हुआ, एक बार एनसीईआरटी पढ़ाई देता हूँ,
सेम ही चीज है, सेम चीज। जस्ट क्या हो रहा है कि यही 2-3 बार पढ़ाते हैं आपका चीजें जो है इजी हो जाएगा, क्योंकि मेरा चीज है कि समझा के दिमाग में भी रखना। सो आई रिपीट द थिंग्स सो मच। सो यहाँ बस मैं बकने वाला हूँ, ठीक है, ऑलरेडी चीजें समझाया हुआ, यहाँ मैं बस बकने वाला हूँ। 2-2 बार समझा दिया, बकूंगा बस, देखो। सो प्रोफेस, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज है कार्योकाइनेसिस का, ठीक है। और यहाँ में क्या होने वाला है आपका, देखो मेन मुद्दे पे आते हैं। यहाँ क्या होगा, क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस हो जाएंगे ताकि माइटोटिक क्रोमोसोम बना पाए मेटाफेज में, ठीक है। एंड यहाँ में कंपोज ऑफ 2 क्रोमेटिड्स, जो कि हमने देखा सेंट्रोमेर से अटैच है। सेंट्रोसोम वो भी अपना डुप्लीकेशन के एंटर कैसे वो अपोजिट पोल की ओर मूव करने लगेगा, ठीक है। और सेंट्रोसोम से आपका एस्टर निकलने लगेगा, तो एस्टर आपका कौन सा स्टेज में निकलता है, प्रोफेज में ही, और वो स्पिंडल फाइबर बना देगा, ठीक है, इसी स्टेज में आपका, दैट इज प्रोफेज में ही। और एट द एंड ऑफ द प्रोफेज आपका जितना भी चीजें हैं सब गायब हो जाएंगे, ठीक है, दैट इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप। मेटाफेज में आपका क्या होगा, यहाँ न्यूक्लियर एनवेलप कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। हेंस क्रोमोसोम जो है आपका पूरा साइटोप्लाज्म में स्प्रेड हो सकता है। और इस स्टेज में आपका कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन प्रोफेज में स्टार्ट होता है, इस स्टेज में जाके कंप्लीट होता है मेटाफेज में, ठीक है। और ये क्लियरली ऑब्जर्व होता है माइक्रोस्कोप में, इस तरीके से पूरा क्लियरली। तो मॉर्फोलॉजी हम मेटाफेज में स्टडी कर सकते हैं, मेरा लिखा हुआ ये मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज स्टडीड इजीली। सो इस स्टेज में देखो आप क्या दिखाई देगा, 2 सिस्टर क्रोमेटिड से क्रोमोसोम बना हुआ है, व्हिच आर हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमेयर। स्मॉल डिस्क शेप काइनेटोकोर प्रेजेंट होता है आपका क्रॉस सेंट्रोमेयर का दोनों तरफ में, ठीक है। एंड वो सर्व क्या करता है, अटैचमेंट फॉर द स्पिंडल फाइबर, ठीक है। नाउ क्या होगा, स्पिंडल फाइबर जाके वहां चिपक जाएंगे। हेंस मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल क्रोमोसोम कमिंग लाइन, तो मेटाफेज लाइन से आपका क्रोमोसोम इक्वेटर में आ जाएंगे, ठीक है। और हर क्रोमेटिड के साथ काइनेटोकोर कनेक्टेड है, जिसमें आपका स्पिंडल फाइबर लग जाएगा दोनों तरफ से, ठीक है। और ये एक लाइन में, इक्वेटर में एक लाइन में लगते हैं, इसलिए हम उसे बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। सो मुद्दे की बात है, की पॉइंट्स है कि स्पिंडल फाइबर जाके काइनेटोकोर में चिपक जाएगा, और क्रोमोसोम जो है स्पिंडल इक्वेटर में आ गया है, एक प्लेट में अलाइन हो गया है, ठीक है। एनाफेज में क्या होगा, जैसे कि बोला, एनाफेज में क्या होगा, आपका मुद्दे में ही आते हैं सारा बात, वही चीजें जो भी बता कर रखा हूं वही है। क्या है मतलब, एनाफेज में क्या होता है, हर क्रोमोसोम आपका मेटाफेज प्लेट में जो स्प्लिट हो जाएगा, सेंट्रोमेयर स्प्लिट होकर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। एंड द 2 डॉटर क्रोमेटिड नाउ रिफर्ड एज डॉटर क्रोमोसोम, क्योंकि क्रोमोसोम की तरह एक्ट करेंगे फ्यूचर में जाकर, बिगिन देयर माइग्रेशन टुवर्ड द अपोजिट पोल में जाने लगेंगे। एज क्रोमोसोम मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर प्लेसेस जैसे जाएंगे, द सेंट्रोमेयर ऑफ हिज क्रोमोसोम रिमेन, सेंट्रोमेयर जो था किस तरफ था, आपका पोल की ओर था, ठीक है। एंड हेंस उसे हम लीडिंग एज कहते हैं, और जो आर्म्स था, आर्म्स की तरफ है आपका इक्वेटर की ओर में है, ठीक है, तो उसे हम ट्रेलिंग एंड कहते हैं। सो एनाफेज का बात सिंपल भाषा में भी देखा तो क्या होगा, सेंट्रोमेयर स्प्लिट होगा, क्रोमेटिड सेपरेट, और क्रोमेटिड अपोजिट पोल में जाके क्रोमोसोम की तरह करने लगेगा, ये रहा, ठीक है। टेलोफेज फाइनल स्टेज है कार्योकाइनेसिस का, आपका साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाता है इधर में, और यहाँ आपका फिर से जो है डिकंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है क्रोमोसोम का, क्योंकि आफ्टर टेलोफेज डिवाइड होकर फिर से इंटरफेज जाना है ना नेक्स्ट डिवीजन के लिए, इसलिए। तो यहाँ क्रोमोसोम क्लस्टर अपोजिट आ चुका है यहाँ में, और स्पिंडल फाइबर गायब हो जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप ये सब सारा चीज आ जाएगा हमें, इसलिए इसे हम रिवर्स ऑफ प्रोफेज कहते हैं। और साइटोकाइनेसिस ऑलरेडी बता दिया, ठीक है, सेल फारो से फॉर्मेशन होने वाला है प्लांट में और एनिमल में, और प्लांट में सेल प्लेट से। और कोई कभी कभी क्या होता है, ये एक सेल है, ट्वाइस नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ में, ठीक है, सपोज। तो यहाँ में आपका एस फेज के बाद यहाँ अब कंटेंट हो गया आपका क्या, डबल हो गया, कंटेंट जो है डबल हो गया, सपोज इस तरीके से। और आफ्टर सेल डिवीजन, ठीक है, मतलब न्यूक्लियो का कार्योकाइनेसिस ऑफ प्रोफेज के बाद, और यहाँ कार्योकाइनेसिस भी हो गया, कार्योकाइनेसिस भी हो गया इस तरीके से, 1 2 3 4 क्रोमेटिड बन गए अपोजिट पोल में, सपोज। और साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ तो आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन दिखेगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसे हम मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन सिंसिटियम कंडीशन भी कहते हैं। दैट इज लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट, कोकोनट में जो लिक्विड एंडोस्पर्म है, जो कोकोनट नारियल पानी है, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। तो क्या कहना चाहता हूं, एक क्रोमोसोम है सपोज, इसने अपना कॉपी कर लिया, ठीक है, इस तरीके से, और कार्योकाइनेसिस करके पीमेट करके ये 2 सेपरेट भी हो गया। सो कितना क्रोमोसोम बन गया, 2 बन गया।
अब ये जब डिवाइड हो जाता तो एक एक में चला जाता, बट साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, तो इसी सेल में 2 क्रोमोसोम हो गया कि नहीं, तो मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन, इसी को हम बोलते हैं सिंसिटियम। ठीक है गाइस, आई होप सही है, मैं सिग्निफिकेंस देख लिया। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे मेयोसिस। मेयोसिस, सो मेयोसिस भी बहुत ईजी है गाइस। ठीक है, माइटोसिस समझ लिए तो मेयोसिस समझ जाओगे एकदम इजीली। सो मेयोसिस जैसे कि मैंने बोला 2 स्टेजेस होता है। ठीक है, इसमें भी वही है, मेयोसिस में भी वही है आपका, पहले इंटरफेस होगा, इंटरफेस में वही होगा G1 S G2, उसके बाद यहाँ जाएगा नेक्स्ट आ जाएगा मेयोसिस फेज, तो उसमें इसका बाद आपका जो होगा माइटोटिक 1 स्टार्ट हो जाएगा, और माइटोटिक 1 में फिर से वही 4 सब स्टेजेस आएगा, पीमेट, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 लगा, तो यहाँ 1 बोलेंगे। फिर से एक से जब 2 सेल बन जाएंगे तो वो लगा लगा आपका मेयोसिस 2 के लिए भेज दिया जाएगा, ये मेयोसिस 1 था, मेयोसिस 2 के लिए भेज दिया जाएगा, और उनके बीच में थोड़ा सा गैप हो जाता है, थोड़ा सा, उसे बोलते हैं इंटरकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस। और मेयोसिस 2 में फिर से वही होगा पीमेट, बट यहाँ 2 लगा दो, मेयोसिस 2, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। ठीक है, और आपका बाद में कार्योकाइनेसिस होने के बाद यहाँ साइटोकाइनेसिस होके सेल डिवाइड हो जाएगा आपका। ठीक है, सो कहने का मुद्दा क्या है, इतना जो समझाया, पागल तुम नहीं जो इतना बोल रहा हूँ, तो इतना समझाने के बाद कहने का मुद्दा ये है कि देखो इंटरफेस सिर्फ एक बार ही आया, ये इंटरकाइनेसिस था, 2 मेयोसिस का बीच का स्टेज इन बिटवीन, इंटरकाइनेसिस। ठीक है, सो कहने का मतलब क्या था कि इंटरफेस एक ही आया, मतलब डीएनए एक बार ही, एस फेस एक बार ही आया, तो डीएनए एक बार ही डिवाइड करने वाला है, 2 बार नहीं। ठीक है, डीएनए एक बार ही डिवाइड करने वाला है, 2 बार नहीं। क्लियर है? सो वही बता कर रखा हूं, डीएनए एक बार रिप्लिकेशन होगा, वही सब यहाँ बातें बोल कर रखा हुआ है। ठीक है, और मेयोसिस होने से आपका अल्टीमेटली वेरिएशन होता है, और वेरिएशन आपका रॉ मटेरियल है इवोल्यूशन के लिए, हम देखेंगे उस सब चीज को। ठीक है, और अल्टीमेटली यहाँ क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होता है, ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। ठीक है, सो मेयोसिस में 2 सीक्वेंशियल साइकिल होता है न्यूक्लियर डिवीजन का, हम मेयोसिस 1 एंड मेयोसिस 2 कहते हैं, बट ओनली सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, एक ही बार होगा डीएनए रेप्लिकेशन। मेयोसिस 1 इज इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम, जब डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा तब मेयोसिस 1 स्टार्ट होगा। ठीक है, और मेयोसिस इन्वॉल्व होता है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, हम देखेंगे क्या है ये, एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, क्या ये हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। और अल्टीमेटली जैसे कि पहले भी हमने देखा, एक डिप्लॉइड सेल है, मेयोसिस 1 करके ये 2 सेल बनाएगा, और ये 2 हैप्लॉइड होंगे, तो मेयोसिस 1 में रिडक्शन होता है, और मेयोसिस 2 जो है यहाँ से फिर ये 2 सेल बनाएगा, और ये 2 सेल बाय मेयोसिस 2 करके, एंड मेयोसिस 2 इज योर सिमिलर टू माइटोसिस, माइटोसिस से सिमिलर है, तो मतलब यहाँ भी n होगा, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सो एक सेल डिवाइड करके अल्टीमेटली आपका 4 हैप्लॉइड सेल बनाता है एट द एंड ऑफ मेयोसिस 2, वही बोल के रखा हुआ है। और इसको भी आप फिर सब स्टेजेस में डिवाइड कर देते हो, मेयोसिस 1 का पीमेट को प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, मेयोसिस 2 का प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। और यहाँ प्रोफेज 1 में फिर से 5 सब स्टेजेस हैं, प्रोफेज 1 में 5 फिर से सब स्टेजेस है, हम देखेंगे उसको। इसलिए मेयोसिस 1 का प्रोफेज 1 मोस्ट कॉम्प्लेक्स है, यह पूरा मेयोसिस में ही मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्टेज है आपका प्रोफेज 1। ठीक है, तो पता चलेगा, आप टेंशन मत लो। सो वही है, यहाँ वही सब बातें बता के रखा हुआ है यार, कि क्या बता के रखा हुआ है, देखो यहाँ में कि ये एक डिप्लॉइड सेल है, अल्टीमेटली देखो ये हमको गेमेट बनाना है डिप्लॉइड सेल से मेरे बॉडी में। ठीक है, स्पर्म या एग बनाना है, तो क्या होगा, मेयोसिस करना पड़ेगा, मेयोसिस करने से ना हैप्लॉइड गेमेट बनेगा, और इधर से ये पकड़ लो स्पर्म बन गया, ये पकड़ लो तुम्हारा हैप्लॉइड फीमेल से, आपका डिप्लॉइड सेल से ये आपका पकड़ लो एग भी बन गया। ठीक है, सो स्पर्म और एग जब जुड़ जाएंगे तो वापस से डिप्लॉइड कंडीशन आपका वापस आ जाएगा। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन जो है वो वापस से रिस्टोर कर देता है डिप्लॉइड फेज जो हमने देखा ही है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अभी मेयोसिस 1 से। इजी है एकदम, डरो मत। देखो इंटरफेस सेम होगा, G1 S G2 फेज जो कहानी था वो सेम होगा। आते हैं मेयोसिस 1 डायरेक्ट। ठीक है, मेयोसिस 1 से आते हैं, तो जैसे कि मैंने बोला मेयोसिस 1 में 5 सब स्टेजेस होता है, तो याद रखना इसका ट्रिक, ले जा। ठीक है,
ले जा PD, ठीक है, अरे यार, ले जा PDF, ले जा PDF डाटा। सो इसमें कहने का मतलब क्या है, म्यूसिस 1 प्रोफेस 1 से स्टार्ट होगा और प्रोफेस 1 में 5 सब स्टेजेस है। L से आपका लेप्टोटीन, ले जा से है आपका जाइगोटीन, PDF, P से आपका पैकेटिंग मेसिस्टेट, D से आपका क्या है डाइप्लोटीन, और फिर डाटा से है, मतलब PDF में डाटा ना, तो ले जा मेरा PDF का डाटा और शायद रखना, और D से आपका क्या है, D से आपका डायाकाइनेसिस, ठीक है। सो लेप्टोटीन, Z से जाइगोटीन, P से पैकेटिन, सो सब में टीन आ रहा है तो पहले डिप्लोटीन ही आएगा। सो नेक्स्ट D से आपका डिप्लोटीन, और लास्ट वाला है डायाकाइनेसिस। और हर में क्या स्टेज होने वाला है मैं बता रहा हूं अभी, ठीक है, क्या होने वाला है देखो। सो प्रोफेस 1 जो पहला म्यूटिक 1 का फर्स्ट स्टेज है, इट इज वेरी लॉन्गर एंड बहुत कॉम्प्लेक्स। अगर माइटोसिस का प्रोफेस में किया जाए, क्योंकि माइटोसिस का प्रोफेस में हमको सब स्टेज देखने को नहीं मिला था, वहां सिंपल था, ठीक है। सो ये फर्दर 5 सब स्टेज में डिवाइडेड होता है बेस्ड ऑन द क्रोमोसोम का बिहेवियर कैसा है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस, ठीक है। अब क्या किस स्टेज में क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा, और ये समझ ले तो म्यूसिस भी खत्म। यही थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्टेज होता है, ठीक है। तो देखो लेप्टोटीन में क्या होगा, नाम है लेप्टो, तो यहाँ क्या होगा, क्रोमोसोम जो प्रोफेस में है ना, तो डिकंडेंस स्टेज में है, तो यहाँ कंडेंसेशन स्टार्ट करने लिपटना चालू, कंडेंसेशन स्टार्ट करना चालू कर देंगे। इस तरह से क्रोमोसोम जो डिप्लीकेटेड हुआ है ना, वो कंडेंसेशन स्टार्ट करना चालू कर देंगे। और इस स्टेज में अगर आप क्रोमोसोम को देखो तो बुके की तरह दिखेगा, फूल का जो बुके होता है ना उस तरीके का दिखता है। सो कौन से स्टेज में आपको बुकेट स्टेज दिखाई देता है, क्वेश्चन पूछे क्रोमोसोम कौन सा स्टेज में बुके की तरह दिखता है, तो बोलना आप लेप्टोटीन में। क्रोमोसोम लिपटने लग गया, यहाँ सिंपल है। सो लेप्टोटीन स्टेज में क्या होता है, क्रोमोसोम आपका जो है विजिबल होने लगता है, लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल हो गए क्योंकि लिपट रहा है, ठीक है। और कंपैक्शन स्टार्ट हो गया, देखो लिपटना स्टार्ट हो गया। और इसका बाद नेक्स्ट स्टेज रहेगा क्या, जाइगोटीन, ठीक है। सो जाइगोटीन को आप जेड को जब आप उल्टा कर देते हो, जेड को आप उल्टा कर देते हो, ऐसा हो जाता है ना, तो जाइगोटीन में याद रखना ना, एस की तरह दिख रहा है, तो नेक्स्ट स्टेज जो जाइगोटीन है उसमें आपका साइनेप्सिस होता है। क्या साइनेप्सिस क्या है आप, ठीक है। तो उसके लिए फिर से बहुत सारा चीज एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान दो अभी। सो जैसे ये मेरा हो गया, हम लोग का बॉडी में आपको पता है ना 23 पेयर क्रोमोसोम में, कितना 23 पेयर, उसमें से क्या है आपका 23 पेयर में से आपका क्या है, ठीक है, इधर नीचे बता देता हूं। हम लोग का 23 पेयर क्रोमोसोम है, इसमें से 22 पेयर क्या है, ऑटोसोम है, और 1 पेयर क्या है, 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम है। सुन लो बहुत जरूरी है, सेक्स क्रोमोसोम है, जो कि फीमेल में XX होगा और मेल में XY होगा, ठीक है। और हम लोग का गैमेट में चाहे स्पर्म हो, कितना क्रोमोसोम है, 23 होगा, हैप्लॉइड है। एग हो, इसमें कितना क्रोमोसोम है, 23, क्योंकि गैमेट है हैप्लॉइड, 46 तो होगा नहीं, ठीक है। सो ये जब फ्यूज होते हैं ना आपस में, सो स्पर्म में 23 क्रोमोसोम, इसका मतलब क्या है आपका 22 ऑटोसोम है, पेयर नहीं, 22 ऑटोसोम है, और कोई एक सेक्स क्रोमोसोम होगा, अदर X और Y। और फीमेल में भी आपका 22 ऑटोसोम है और सेक्स क्रोमोसोम X, कोई एक X होगा और दो में से, ठीक है। सॉरी चिकन बोला था, ठीक है। सो ध्यान देना, ठीक है। देखो यहां तक क्लियर है ना, आप देखो अब ये जब फ्यूजन हो जाएगा तो क्या बनेगा मेरा जाइगोट, और जाइगोट में क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे 46 डिप्लॉइड स्टेज आ चुका है। तो ये जो 22 पेयर ऑटोसोम है ना, फीमेल में और मेल में भी, ये एग्जैक्ट सिमिलर होते हैं। सो मेल का सपोज ये क्रोमोसोम नंबर 1 पकड़ो, तो फीमेल का भी क्रोमोसोम नंबर 1 आके आ जाएगा इस तरीके से। सो ये दो क्रोमोसोम को हम होमोलोगस बोलेंगे, क्या, होमोलोगस पेयर। होमोलोगस पेयर का मतलब क्या है कि यहां में जो डीएनए का पार्ट प्रेजेंट रहेगा, जीन, सेम यहां में भी प्रेजेंट रहेगा। सपोज यहां में आई कलर का जीन प्रेजेंट है ये वाला, तो ये भी आई कलर का ही होगा। वेरिएशन हो सकता है, ये हो सकता है ब्लू, ये हो सकता है व्हाइट, और ये हो सकता है नीला, ठीक है, पर जीन सेम प्रेजेंट होगा। यहां में हेयर कलर का जीन प्रेजेंट है, तो ये भी क्रोमोसोम में हेयर कलर का ही जीन प्रेजेंट होगा। सो जो क्रोमोसोम में आपका हर लोकेशन में सेम जीन प्रेजेंट होगा, एग्जैक्ट होगा, डिट्टो कॉपी होगा, तो सा क्रोमोसोम को होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम जब आपका डिवाइड कर जाएगा एस फेज के बाद, तो क्या हो जाएगा आपका, ये है, ठीक है,
मैं ऐसा बना दे रहा हूँ इसको, ये रहा। तो इस पेज का आपके बाद क्या होगा, आपका डीएनए कंटेंट डबल हो जा रहा है इस तरह से, देखिए है कि नहीं, डीएनए कंटेंट डबल हो जा रहा है। तो इसे अब हम कहेंगे क्रोमोसोम ही कहेंगे, और इस दोनों को अब हम क्या कहेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस पेयर कहेंगे, मतलब ठीक है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, पेयर नहीं, और इसे कहेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। पेयर एक ही बात है, कोई इश्यू नहीं है। इश्यू क्या है कि अब ये जो क्रोमाटिड है हम क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमाटिड, सिस्टर क्रोमाटिड, क्योंकि एक ही सेंट्रोमेर में लगा हुआ है। और ये दो भी क्या होंगे आपका, सिस्टर क्रोमाटिड। बट दीस टू, ये और ये अलग अलग है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम से क्या हो गया, सेम सेंट्रोमेर से नहीं लगे हुए ना, तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड कहेंगे। क्या, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड, ठीक है। सो इतना कंसेप्ट समझना जरूरी था, तब प्रोफेस 1 क्लियर हो जाएगा। वैसे भी क्लियर हो जाता है यार, पर मैं और अच्छे से क्लियर करा रहा हूं। तो साइनेस फिश में क्या होगा आपका, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये रहे। कलर उतना इस्तेमाल नहीं करूंगा, एक ही कलर से बस समझा रहा हूं, आपको समझना है बस। ये होमोलोगस क्रोमोसोम का इस तरह से पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपस में इस तरह से पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगा, कुछ प्रोटीन से पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगा, इसी को हम कहते हैं साइनेप्सिस। तो साइनेप्सिस जाइगोटी में होता है। सो ड्यूरिंग दिस स्टेज देखो, द क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड साइनेप्सिस। सच पेयर क्रोमोसोम आर कॉल्ड, अब इसे हम क्या बोलेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको दिखाई देगा, ये जो पेयरिंग हो रहा है ना, यहाँ काफी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से ये पेयरिंग हो रहा है। और ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो पेयरिंग के बीच में हो रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो लेप्टोटीन में लिपटेंगे, जाइगोटीन में आपका पेयरिंग होने लगेगा। जाइगोटीन का उल्टा एस होता है, तो साइनेप्सिस होगा विद द हेल्प ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और इस स्टेज में जब पेयरिंग हो गया, तो यहाँ कितना क्रोमोसोम है, 2, तो आप बाइवेलेंट बोल सकते हैं इसे, क्योंकि 2 क्रोमोसोम है। या फिर 4 क्रोमेटिड है, 1 क्रोमेटिड, 2, 3, 4 क्रोमेटिड, या फिर इसे आप टेट्रेड बोल सकते हो। तो जाइगोटीन में आपको बढ़िया से बाइवेलेंट या टेट्रेड स्टेज दिखाई देगा, ठीक है। पेकाइटिन नेक्स्ट स्टेज क्या है आपका, लेजा पीडीए, पी आ रहा है तो पेकाइटिन हुआ। पेकाइटिन में सी आ रहा है, तो आप इसे याद रख लेना, हमें क्रॉसिंग ओवर होता है। क्या, क्रॉसिंग ओवर। अब ये क्रॉसिंग ओवर क्या है, क्रॉसिंग ओवर मतलब ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो है ना, इनके बीच में जेनेटिक एक्सचेंज होगा। ये अगर देखो, ये क्रोमोसोम है, सपोज पकड़ लो इस तरीके से, ये एक क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड, ये क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड, ठीक है। सो ये लिपट गया है आपका लेप्टोटीन में। जाइगोटीन में क्या करेंगे, पास आ जाएंगे इस तरीके से, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्रॉसिंग ओवर में ये देखो, ये दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, तो इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा इस तरीके से, ताकि क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा और ये जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाएगा इनके बीच में। इसका कुछ एक पार्ट इसके पास चला जाएगा और इसका कुछ एक पार्ट इसके पास आ जाएगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। और या फिर इसे हम रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसका थोड़ा पार्ट इसके पास चला जाएगा और इस वाले का थोड़ा पार्ट इसके पास चला जाएगा, तो इसे हम रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर बन जाता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहते हैं, नोड्यूल, ठीक है इसे। और ये एक एंजाइम का मदद से होता है रिकॉम्बिनेस, ठीक है। रिकॉम्बिनेस काटेगा भी और जोड़ेगा भी। लाइगेज का भी प्रॉपर्टी है इसके पास, एंडोन्यूक्लियस का भी प्रॉपर्टी है। सो आपका जाइगोटीन में ये होगा, नहीं पेकाटीन में क्रॉसिंग ओवर। फिर नेक्स्ट क्या है, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होगा, ये सेपरेट होने लग जाएंगे इस तरह से, ये जो है सेपरेट होने लग जाएंगे। और जब सेपरेट होने लग गए तो एक शेप स्ट्रक्चर बन रहा है, ये रहा देखो, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में सब सेपरेट हो जाएगा, पर जहां में क्रॉसिंग ओवर हुआ है वही चीज सेपरेट नहीं होगा। और ये एक शेप स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कायस्मटा। क्या, कायस्मटा, यही समझ लो, लैंग्वेज समझ होगा, कायस्मटा। और डायकाइनेसिस में सब सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो गए। पर डिफरेंस क्या हुआ, इसका कुछ पार्ट यहाँ चला गया और इसका कुछ पार्ट यहाँ आ गया, ठीक है। सो यही कहानी है, ये समझ लिए तब समझ जाओगे, ठीक है। सो डायग्राम बनाने में काफी टाइम जा रहा है, मैं भी डायग्राम फिर से बताते रहूं। सब समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो, सारा कहानी हो गया। सो देखो, प्रोफेस 1 5 फादर सब स्टेज में डिवाइड होकर लेप्टोटीन में लिपटने लेंगे इस तरह से, देखो लिपटने लगेंगे। ऑलरेडी बता दें, जाइगोटीन का एस कर दो तो क्या हो जाएगा आपका, जाइगोट का एस कर देने से क्या होगा आपका, साइनेप्सिस, ठीक है। साइनेप्सिस होगा, पेयरिंग होने लगा, देखो ये देखो पेयरिंग होने लगी। और ये कॉम्प्लेक्स हम क्या बोलते हैं, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, क्लियर है। हम लोग क्रोमोसोम के बीच में पेकाटीन में सी आ रहा है, तो यहाँ क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, ठीक है।
किसके बीच में? तो क्रॉसिंग ओवर होगा आपका बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये देखो इसके और इसके बीच में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा, ठीक है, और कुछ पार्ट एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है, और इसे रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर बनता है रिकॉम्बिनेशन मॉड्यूल कहते हैं, एंड इट इज टेक्स प्लेस, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेशन एंजाइम, ठीक है। डिप्लोटिन में क्या होगा, मैंने बोला डिप्लोटिन में सेपरेट हो जाएंगे एक्सेप्ट द पॉइंट ऑफ, ठीक है, डिसोल्यूशन हो जाएगा साइनोटिनियल कॉम्प्लेक्स का, और वो सेपरेट हो जाएंगे एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर, उस एक सेप स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, काइस्माटा। तो काइस्माटा किस में दिखता है, डिप्लोटिन में, और काफी उस एज में सम वर्टिब्रेट्स का डिप्लोटिन स्टेज जो है, ये वाला स्टेज जो है काफी महीनों या साल तक चलता है, जैसे ह्यूमन फीमेल में भी सारा एग्स जो है आपका एरेस्टेड होकर रहता है आपका डिप्लोटिन स्टेज में प्रोफेस 1 का, क्योंकि एक तो आप जब जन्म होते हो फीमेल तभी माँ का पेट में रहने से आपका सारा एग्स बन जाता है, पर वो अपना साइकिल कंप्लीट करता है जब आप मेच्योरिटी में पहुंच जाते हैं, प्यूबर्टी में, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा के रखा हुआ है, क्लियर है। और आपका फाइनली डायकाइनेसिस में क्या होगा, डायकाइनेसिस में ये काइस्माटा भी टर्मिनलाइज हो जाएगा और दो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो सेपरेट होने से बाद में एंडिंग का फायदा क्या है, देखो से ब्लू वाले में आपका देखो लाल वाले का पार्ट आ गया, एक्सचेंज हो गया, और ये लाल वाले में देखो ब्लू वाला पार्ट चला गया, ठीक है। सो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया क्रॉसिंग ओवर की वजह से, क्लियर है। सब बस हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, प्रोफेस 1 हो गया, और डायकाइनेसिस का एंड में, सिंस वो प्रोफेस 1 है ना, तो डायकाइनेसिस का एंड में आपका फिर वही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस से सब गायब हो जाएगा, सेंट्रोसोम जो अपोजिट पोल में चला जाएगा, एस्टर रेन निकाल देगा, स्पिंडल फाइबर निकाल देगा, क्योंकि आखिर प्रोफेस ही तो है ना। और मेटाफेज में आपका जो है क्रोमोसोम अलाइन हो जाएंगे मेटाफेजिक प्लेट में, इस तरीके से देखो। पर वहां में क्या था हम लोग का, इनकेस ऑफ योर माइटोसिस हम लोग का क्या था, ये जो क्रोमोसोम अलाइन होकर रखा हुआ था ये एक मेटाफेजिक प्लेट में था, पर यहाँ में 2 मेटाफेजिक प्लेट बनता है, कितना, 2 मेटाफेजिक प्लेट, और ये स्पिंडल फाइबर जो है टांगने लगेगा इस तरीके से, देखो अपने अपोजिट पोल में टांगने लगेगा। पर डिफरेंस क्या है, यहाँ में माइटोसिस में एक आपका मेटाफेजिक प्लेट था तो सेंट्रोमेयर को स्प्लिट कर दिया और क्रोमेटिड को टान के ले गया, पर यहाँ 2 मेटाफेजिक प्लेट बना है ना, तो यहाँ क्या करेगा, पूरा क्रोमोसोम को ही टान के ले जाएगा, पूरा क्रोमोसोम को ही टान के ले जाएगा, ठीक है। यहाँ में क्या करेगा, देखो सिंस 2 मेटाफेजिक प्लेट बना हुआ है तो इधर से आएगा ये क्रोमोसोम को, ये क्रोमोसोम को, मतलब पूरा क्रोमोसोम को ही टान के ले जाएगा एनाफेज में, इसमें एनाफेज में देखो। सो तो पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम ही सेपरेट हो जाता है, व्हाइल सिस्टर क्रोमेटिड एसोसिएटेड रहता है सेंट्रोमेयर में, देखो सिस्टर क्रोमेटिड एसोसिएटेड ही है रहा, पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम को ही ले गया, और क्रॉसिंग ओवर होने का वजह से देखो लाल वाला यहाँ आएगा और पिंक वाला तो यहाँ चला गया, तो वेरिएशन हो रहा है, एक नहीं एग्जैक्ट क्रोमोसोम बचा नहीं, ठीक है। तो इसलिए गेमेट से 2 गेमेट मिलकर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो वेरिएशन होता है, क्यों, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से, और वही वेरिएशन आता है, ठीक है। सो यही है, एनाफेज में आपका पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम ही सेपरेट हो रहा है, माइटोसिस में क्रोमेटिड सेपरेट हो रहा था, और टेलोफेज में वही है, यहाँ में आपका फिर से रिपेयर हो जाएगा सब कुछ, और आपका ये डिवाइड होकर अल्टीमेटली 2 सेल बन जाएंगे, समझ रहे हो। सो कहने का मतलब ये था कि इनिशियली में देखो, यहाँ में इनिशियली देखो बहुत जरूरी है, इनिशियली देखो कितना क्रोमोसोम था, ये तो पेयरिंग करके सब दिखा के रखा, इनिशियली इन्हें 4 क्रोमोसोम लिया था, ठीक है, 1 2 3 4, और ये पेयरिंग करके इस तरीके से हो गया, इस तरीके से, फिर ये 2 पेयर लग गया, तो यहाँ कितना क्रोमोसोम है, कहने का मतलब है 1 2 3 4 क्रोमोसोम है, 4 क्रोमोसोम, ये व्हाइट जो है ना काइनेटोकोर समझा रहा है, तो 4 क्रोमोसोम है। मेटाफेज 1 में भी कितना है, 4 क्रोमोसोम, ठीक है। एनाफेज में भी, अब एनाफेज में कितना क्रोमोसोम है आपका, 4 ही है, 1 2 3 4 ही है, ठीक है। और टेलोफेज में भी कितना है, टेलोफेज में भी आपका 4 ही है, और एनाफेज नहीं, टेलोफेज में क्या हो गया, टेलोफेज के बाद जब साइटोकाइनेसिस हो गया तो साइटोकाइनेसिस में क्या हो गया, ये जो है आपका अब यहां से डिवाइड हो जाएगा ना, यहां से ये डिवाइड हो जाएगा ना, अब तो डिवाइड हो जाएगा तो क्या होगा, ये एक सेल बन जाएगा जो बन रहा है, तो वहां कितना क्रोमोसोम गया, 2 गया, और यहाँ कितना क्रोमोसोम है, 2 गया। इसलिए मैं बोल रहा था कि जो ट्राइसेन है, और जब मैं म्यूसिस 1 करता हूँ, म्यूसिस 1, तो मेरा जो 2 सेल बनेगा उसमें क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, रिड्यूस हो जाता है, N और N, सब समझ में आया। 4 क्रोमोसोम था, पर अल्टीमेटली म्यूसिस टेलोफेज 1 के बाद क्या हो गया, मेरा
देखो दो ही क्रोमोसोम है और दो ही क्रोमोसोम, तो पूरा क्रोमोसोम सेपरेट हो गया एनाफेज में और टेलोफेज में जाके 2 सेल में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो गया। सो एक्चुअल रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम टेक्स प्लेस इन मेयोसिस 1। क्लियर है? और ये खत्म तो खेल ही खत्म, समझ गए ना? ओके, सो इसे आप डायड अब कहते हैं क्योंकि अब दो ही क्रोमेटिड है, देखो यहाँ में 1 और 2। ठीक है, सो आफ्टर दिस साइटोकाइनेसिस में ओकर और मेनो ओकर हो भी सकता है, नहीं भी ओकर हो सकता है, बट सेपरेट हो जाएंगे आराम से। सो आफ्टर ए शॉर्ट इंटरफेस नहीं होता, एक शॉर्ट स्टेज जाता है, उस सेट बिटवीन दो माइटोसिस मेयोसिस 1 और मेयोसिस बीच का जो वो शॉर्ट स्टेज होता है, हम इसे इंटरकाइनेसिस कहते हैं, जहां कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होने वाला। सो यही इसी को अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो इसी को जो है हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो अब इंटरकाइनेसिस के बाद ये अलग अलग मेयोसिस 2 में ढकेल दिया जाता है। अब मेयोसिस 1 जो है ना, यहाँ में टेलोफेज 1 के बाद ये डीकंडेंस नहीं होता है। माइटोसिस में क्या होता था, टेलोफेज में डीकंडेंसेशन स्टार्ट होता था, पर यहाँ में डीकंडेंसेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसको वापस मेयोसिस 2 में जाना है, तो डीकंडेंस होगा, वहां में फिर से कंडेंसेशन स्टार्ट करेगा क्या? तो मेयोसिस 1 में टेलोफेज में आपका डीकंडेंसेशन नहीं होता है, क्योंकि इसको मेयोसिस 2 में जाना है। फिर से मेयोसिस 2 में वो 4 फेजेस है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। एंड मैंने पहले ही बोला मेयोसिस 2 इज योर माइटोसिस, माइटोसिस से डिटो कॉपी है। देखो सब देखो यहाँ में हम दो क्रोमोसोम लेते रहे। ठीक है, जो मेयोसिस 1 से हमको दो सेल मिला, हमको सेल 1 एंड सेल 2 ये रहा, दो क्रोमोसोम का। तो देखो प्रोफेज में वही होगा कहानी आपका, फिर से और फर्दर डिकंडेंस होंगे, थोड़ा बहुत डिकंडेंस हुआ है तो प्रोफेज में आपका फिर से कंडेंसेशन स्टार्ट कर देते हैं पूरा। सेंट्रोसोम अपोजिट पोल में जाना करके आपका स्पिंडल फाइबर निकाल के अटैच कर देता है काइनेटोकोर में। और जो ये प्रोफेज 2 लिखा भाई, ये देखो मेटाफेज 2 में क्या होगा, ये दो क्रोमोसोम है फिर से सिंगल मेटाफेजिक प्लेट में अलाइन हो जाएंगे। देखो सिंगल मेटाफेजिक प्लेट में अलाइन हो गए दोनों, और आपका स्पिंडल फाइबर जो है अब इसको फिर से सेंट्रोमेयर को स्प्लिट करेगा। सिंगल है ना, तो सेंट्रोमेयर को स्प्लिट करेगा, देख लो सेंट्रोमेयर को स्प्लिट करेगा और सिस्टर क्रोमेटिड को सेपरेट करेगा। और ये सिस्टर क्रोमेटिड फिर से एक क्रोमोसोम की तरह काम करेंगे। क्यों? क्योंकि एक सेंट्रोमेयर है, यहाँ में एक सेंट्रोमेयर है, इसका एक सेंट्रोमेयर है, इसका एक सेंट्रोमेयर है, तो अल्टीमेटली 4 क्रोमोसोम की तरह काम करेंगे। तो एनाफेज के बाद टेलोफेज 2 के साइटोकाइनेसिस होके 4 इससे 2 सेल बनेंगे, और ये वाले सेल से आपका 2 सेल बनेगा। सो देखो इस तरीके से बन गए ये 2 क्रोमेटिड चले गए। तो अल्टीमेटली यहाँ में कितना क्रोमोसोम है बताओ? 2 क्रोमोसोम। यहाँ में कितना है? 2 क्रोमोसोम। यहाँ में 2 क्रोमोसोम, और यहाँ में कितना है? 2 क्रोमोसोम। और हम लोग का मेयोसिस 1 के बाद भी कितना क्रोमोसोम था? 2 क्रोमोसोम और 2 क्रोमोसोम। सो इसलिए मैंने कहा ट्वाइसेन जो है मेयोसिस 1 करते क्या बनेगा आपका? रिड्यूस हो जाएगा। और ये जब मेयोसिस 2 करेगा तो क्या होगा? इक्वेशनल डिवीजन होगा। और ये कोई समझने में आपको ये वाला स्टेप कोई टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि माइटोसिस की तरह ही तो हुआ सारा कहानी यहाँ में। ठीक है, समझ पाए हो बबुआ? तो वही बात है। ठीक है, सो यहाँ भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन काफी बन सकता है। एक बनाने का कोशिश करता हूं मैं कि ये सेल हैज 10 क्रोमोसोम, कितना? 10 क्रोमोसोम बोल कर भाई। आपको पूछेगा उसका एनाफेज 1 में कितना क्रोमोसोम होगा, तो भाई एनाफेज 1 में 10 ही था उसका, क्योंकि क्रोमोसोम सेपरेट हुआ तो 10 का 10 ही रहेंगे। ठीक है, और टेलोफेज 1 के बाद कितना बचेगा? तो बोले बोलोगे 5, क्योंकि 4 से 7 तो 2 हो गया, है ना। और आपको पूछेगा वही सेल में 10 क्रोमोसोम है, और आपको पूछेगा एनाफेज 2 में कितना क्रोमोसोम है भैया, तो बताओ। तो एनाफेज में देखो यहाँ 2 था तो 4 हो गया कि नहीं, तो डबल हो जाता है। तो एनाफेज 2 में आप कितना बोलोगे? 20 क्रोमोसोम। तो ऐसा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है वीडियो, ध्यान रखना। आई होप समझ पा रहे हो, समझ गए हो, पा नहीं रहे हो, गए हो। ठीक है, सो वही है प्रोफेज 2। इट इज इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाता है, क्रोमोसोम फिर से कंप्लीट हो जाएगा, न्यूक्लियस वो सब गायब हो जाएगा जो भी थोड़ा बहुत अगर बना था। तो मेटाफेज 2 में क्रोमोसोम इक्वेटर प्लेट में अलाइन हो जाएगा सिंगल में, और माइक्रोट्यूब्यूल अपोजिट पोल से आके स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर पर अटैच हो जाएगा और सिस्टर क्रोमेटिड से लग जाएगा। मेटाफेज एनाफेज में क्या होगा? लाइक माइटोसिस, इट बिगिंस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर, ठीक है, ऑफ ईच क्रोमोसोम, ताकि सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाए और अपोजिट पोल में चले जाएंगे। ठीक है, और टेलोफेज में 2 में क्या होगा? द टू क्रोमोसोम वंस अगेन एनक्लोज हो जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब आ जाएगा, और अल्टीमेटली डिवाइड होके
4 हैप्लॉइड सेल बनने का, एक से 2 और दूसरा से 2। तो ओवरऑल स्टेप ये है। अब देखो यही समझ में आ जाएगा। टोटल यहाँ कितना क्रोमोसोम था? 4। यहाँ कितना है? मेटाफेज में 1 है, 4। यहाँ कितना हुआ? 4 हुआ। क्यों? क्योंकि 2 मेटाफेजिक प्लेट बना मेटाफेज 1 में, ठीक है। तो पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम ही सेपरेट हुआ, तो 4 क्रोमोसोम ही होगा ये, ठीक है। और यहाँ में अल्टीमेटली टेलोफेज के बाद डिवाइड होकर 2 क्रोमोसोम हो गए, तो रिड्यूस हो गया। देखो इनिशियली 4 था, मेटाफेज का बाद 2 सेल बना, 2 क्रोमोसोम में रिड्यूस हो गया। अब ये क्या होंगे? फिर से वही सब गायब होने लगा और मेटाफेज 2 में एलाइन हो जाएंगे एक सिंगल इक्वेटोरियल प्लेट में, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होगा। और अब यहाँ में क्या होगा? आपको फिर से यहाँ 2 क्रोमोसोम जो था, अब यहाँ में देखो 4 क्रोमोसोम आपको दिखाई देने लग गया और ये अल्टीमेटली डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि आप क्रोमैटिड क्रोमोसोम की तरह एक्ट करने लग गया। तो यहाँ में भी इनिशियली में 2 था, तो यहाँ में देखो अल्टीमेटली 2 आ गया। और प्रोफेज में 5 स्टेप था। लेप्टोटीन लिपटने लेंगे। जाइगोटीन में क्या होगा? ऐसे तो साइनेप्सिस होगा, हम लोगों स्पेयर का साइनेप्सिस होगा, और ये जो कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहेंगे? साइनेप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। पेकाटिन में सी है तो क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। किसके बीच में? होमोलोगस क्रोमोसोम का नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ये देखो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, होमोलोगस क्रोमोसोम का नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में क्रॉसिंग होगा, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा। इसे हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन विद हेल्प ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेस, ठीक है। डिप्लोटीन में सब सेपरेट होंगे, सिर्फ पॉइंट ऑफ क्रॉसओवर में सेपरेट नहीं होगा, इसे हम क्या कहेंगे? आपका काइस्माटा एक्सेप्ट। और डाइकाइनेसिस में सब डिसोल्यूशन हो जाएगा, सब मतलब दूर हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। और प्रोफेज 1 का एंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये सब सारा गायब हो जाएगा, ठीक है। सो एक चीज याद रखना, प्रोफेज 1 में जो 5 सब स्टेजेस था ना, यहाँ में भी लॉन्गेस्ट फेज कौन है? तो याद रख लेना, लॉन्गेस्ट फेज है प्रोफेज 1 का भी तो पेकाइटिन। पेकाइटिन है सबसे लॉन्गेस्ट फेज प्रोफेज 1 में भी, ठीक है। सो हो गया यार, कितना बार एक ही कॉन्सेप्ट को रिपीट करो। Now significance of meiosis बहुत इंपॉर्टेंट है। It conserves the chromosome number of each species। क्या इसका मतलब है? देखो मैं डिप्लॉइड हूँ, मेरा गैमेट बनेगा हैप्लॉइड स्पर्म। एक फीमेल डिप्लॉइड है, ठीक है, जिससे मेरा शादी होगा उसका भी गैमेट बनेगा आपका क्या? हैप्लॉइड। शादी होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा डिप्लॉइड, और वो बाद में माइटोसिस करके बच्चा बन जाएगा, बेबी। समझ लो। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल था मेरे बॉडी में ट्वाइसन है, मेरा बच्चे में भी ट्वाइसन हो गया। ये कैसे हुआ? क्योंकि म्यूसिस आधा हुआ, म्यूसिस ने आधा कर दिया। तो देखो समझ लो, सपोज मेरा बॉडी में डिप्लॉइड सेल गैमेट है और ये माइटोसिस करके गैमेट बना रहा है। क्या माइटोसिस? तो गैमेट का प्लोरिटी कितना हुआ? ट्वाइसन। सिमिलरली फीमेल है, वहां में भी गैमेट माइटोसिस करके बना रहा है ट्वाइसन। फर्टिलाइजेशन होगा तो मेरा बच्चा क्या बनेगा? 4n। वो आगे जाके मेरा नहीं पकड़ लो, वो आगे जाके आपका क्या है? वो भी गैमेट बनाएगा, तो माइटोसिस से अगर बनता है तो 4n आएगा। फीमेल से उसका एक शादी होगा, वो भी 4n गैमेट बना रही है, बच्चा आएगा तो क्या? 8n होगा। सो क्या प्लोइडी जो क्रोमोसोम नंबर है हर स्पीशीज में कंजर्व है, इसमें बढ़ते जा रहा है ना। तो अगर म्यूसिस नहीं होने से क्रोमोसोम नंबर कंजर्व नहीं होता, इसलिए कहा जाता है कि म्यूसिस क्रोमोसोम नंबर हर स्पीशीज का कंजर्व करके रखता है। प्लस इट कॉजेज जेनेटिक वेरिएशन ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर में हमने देखा एक एक पार्ट सेपरेट हो जाता है। इस फिगर में आपको दिख ही रहा होगा, हाईलाइट करता हूं मैं। देखो क्रॉसिंग ओवर जब हो गया, इनके बीच में जब क्रॉसिंग ओवर जब हो गया, देखो तो ब्लू वाले के पास लाल वाला पार्ट आ गया और लाल वाले के पास ब्लू वाले पार्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जब सेपरेट होते, देखो ये लाल है पर यहाँ थोड़ा ब्लू पार्ट आ गया, और यहाँ में ब्लू है तो यहाँ थोड़ा लाल पार्ट आ गया। सो थोड़ा बहुत जेनेटिक एग्जैक्ट नहीं होना, थोड़ा बहुत वेरिएशन आने वाला है यहाँ में, क्योंकि एक नॉन सिस्टर क्रोमैटिड का इसका एक टुकड़ा इसमें चला गया। और ये काफी जरूरी है पॉपुलेशन में वेरिएशन लाने के लिए। वेरिएशन इज द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। आई होप गाइस आपको एकदम समझ में आया हो यार। कोई भी क्वेरी है तो बता देना, आई ट्राइड माय बेस्ट, ठीक है। समय को देखते हुए कितना